बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी। और एक सर्च का हमने जिक्र करना है। आपको भी, आप भी गूगल पे ही रहे होंगे जब कोविड के दिनों में। और क्या था करने को, क्या था, सब जो है ना बस अपने मोबाइल्स पे और गैजेट्स पे जो है ना नेट्स पे सर्च कर रहे थे। लेकिन रिसर्च क्या? रिसर्च ये है कि साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के जो हेड हैं गूगल के, फराज, उन्होंने ये शेयर की है रिसर्च, और इसका नाम है टाइटल वर्क पाकिस्तान वाज सर्चिंग फॉर। अच्छा। कोविड के दिनों में। हाँ, और उन्होंने बताया है कि जो राइज जिन चीज़ों की सर्च में आया उसमें एक सदका, दूसरा मेंटल हेल्थ, सब बच्चों को किड्स एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, हाउ टू बी प्रोडक्टिव। यानी लोगों ने इस वबा के दिनों में, बजाय वो जो हम देखते थे ना कि पाकिस्तान उल्टी सीधी चीज़ें सर्च करने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है, सो उन चीज़ों को छोड़ के अब हम वाकई उन चीज़ों की तरफ फोकस हुए। इस वबा ने हमें हिलाया जुलाया और हमें जो एक्चुअल हमारे जो इंटरेस्ट है उनमें भी तब्दीली। कोविड के बाद जो चीज़ सर्च की गई, हाँ, सबसे ज़्यादा कोविड को ही सर्च किया गया। कोविड के दिनों में जब लोग फारिगुल बाल थे, बच्चे घर पे थे और ये न्यू नॉर्मल था, तो वो ये सर्च कर रहे थे कि बच्चों को कैसे मसरूफ करें, खुद कैसे प्रोडक्टिव। अच्छा, मुझे लग रहा था कि सबसे ज्यादा लोगों ने नौकरियां सर्च की होंगी कि भाई नौकरियां किधर मिल रही हैं, हम उधर जाएं। और या फिर लोगों ने सर्च किया होगा कि फिटनेस कैसे अपनी जो है ना बहाल रखे, कोई सारे मोटे हो। मेंटल हेल्थ सर्च की उन्होंने, फिजिकल हेल्थ से ज्यादा मेंटल हेल्थ सर्च की उन्होंने, जेंडर इक्वालिटी सर्च की उन्होंने, बच्चों की एक्टिविटी सर्च की, कुकिंग सर्च की। अच्छा, कुकिंग भी। हाँ, वैसे कुकिंग बहुत से, मतलब लड़कों ने भी बहुत कुछ बनाया, लेकिन खवातीन ने ऐसी ऐसी चीज बना के आपको खिलाई है ना घरों के अंदर कि क्या बात, मजा आ गया। सो इस वबा ने जहाँ पर हमें परेशान किया, वहाँ हमारी जिंदगी के कुछ बेसिक्स जो हैं उनको शायद थोड़ा बहुत रीडायरेक्ट भी किया सही तरफ, जो है वो हमें याद भी आया कि ओहो, जो हम कर रहे थे वो इतना सही नहीं था। शायद पता लगा कि मेंटल हेल्थ भी भाई कोई चीज़ है और हमने उसको सर्च किया। खैर, ये रिपोर्ट हमने आपके साथ, ये रिसर्च हमने आपके साथ शेयर की। अभी सोचना खबर है ये जो रात गए जो है हम तक पहुंची, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब जो हैं इस अफसोस में शरीक हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान और सेनेटर, और उनकी जुदाई जो है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और ये सेनेट के लिए भी और नून लीग के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है, सियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि ऐसे लोग जो अपनी पार्टी से जुड़े रहते हैं, ऐसे लोग बहुत अहम होते हैं। अभी हम आपको ये भी बता देते हैं, आपने वैसे देख लिया होगा, 92 न्यूज़ ने खबर ब्रेक की है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो कागजात नामजदगी थे सेनेट इलेक्शन के लिए, वो रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला सुना दिया है, वो मंजूर कर लिए गए हैं। जो तमाम एतराज़ात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील के, वो उन्होंने हटा दिए हैं। क्या ये नहीं है, वो 62-63 के मुताबिक इलेक्शन लड़ सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि बिल आखिर वो जिसे कहना चाहिए दी कंपटीशन हम सेनेट में देख सकेंगे, क्योंकि सेनेट इंतखाबात की अगर हम बात करें तो नोटों के थैले जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने, ये जो बात आई थी नोटों के थैलों की, तो इलेक्शन कमीशन ने अटॉर्नी जनरल के बयान का नोटिस लिया है। अटॉर्नी जनरल को तलब करने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक अटॉर्नी जनरल से सेनेट इंतखाबात के लिए रकूम की अदायगी के शवाहिद तलब किए जाएंगे। हाँ जी, अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत ये कहा था कि सेनेट इंतखाबात के लिए इस्लामाबाद में लोग नोटों के थैले लेकर बैठे हुए हैं, और चीफ जस्टिस ने कहा था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी तक इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके हैं। बात की गहराई समझें, पूरे मुल्क की किस्मत आपके हाथों में है। बड़ी जो है कई रिमार्क सामने आए थे, और आगे से जो है काउंटर किया जा रहा था इलेक्शन कमीशन। ये भी कहा गया कि एक रिमार्क्स में से शायद ये भी था एक रिमार्क कि जो लेन देन होता है वो पहले होता है, और इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं इंतखाबात के बाद सोचेंगे, बाद में देखेंगे। सो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत बनती है, ये कहना था चीफ जस्टिस का, जिन्होंने ये भी कहा कि चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर को मुखातिब करके उन्होंने कहा कि पिछले सेनेट इंतखाबात में पार्टी तनासुब से मुख्तलिफ नताइज आए, उस पर अब तक क्या कार्रवाई की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि वोटिंग का तरीकाकार बदलने के लिए आइन में तरमीम करना होगी, जिस पर चीफ जस्टिस बोले कि आप अब तक पहले दिन वाली बात कर रहे हैं। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत में इंकशाफ किया कि वो बता सकते हैं कि इस्लामाबाद में कुछ लोग नोटों से भरे बैग लेकर बैठे हैं। इस दफ़ा अदायगियों का तरीकाकार बदल चुका है, अब हुंडी के जरिए दुबई में भी अदायगियाँ हो रही हैं। हाँ जी, देखें अब इलेक्शन कमीशन किधर किधर चेक रखेगा और क्या होगा। फैसला किसी भी वक्त आ सकता है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और उस फैसले का हम सब इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नैयर बुखारी साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या सूरत हाल है। नैयर बुखारी साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आपको मुबारक हो, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जो है कागजात मंजूर कर लिए गए हैं। अब आप कैसा मुकाबला देख रहे हैं? क्या पीपल्स पार्टी और पीडीएम कामयाब हो पाएंगे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को कामयाब करवाने के लिए? पहली बात तो ये कि सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान के इंतकाल पे दिली दुख है। मेरे साथ वो सेनेट में रहे जी 6 साल के लिए, और वो
आला रवायात के मालिक भी थे और एक मौसर आवाज़ भी थे पार्लिमानी जमहूरियत के लिए। दूसरी बात आपने सुनाई के गिलानी साहब के कागजात मंजूर हो गए हैं। ये कल जो किया गया वो गैलरी प्ले किया गया, और क्योंकि गिलानी साहब पहले भी क्वालिफाई करते थे पार्लियामेंट का मेंबर बनने के लिए, 2018 में उन्होंने नेशनल असेंबली का इंतखाब भी लड़ा मुल्तान से। तो ये खुशाइन बात है कि हम जमहूरी तरीके पर मुकाबला करना चाहते हैं। और अहम बात ये है कि जिस ने कंटेस्ट करना था इलेक्शन शेख हफीज शेख साहब ने, उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किए और ना ही गिलानी साहब ने उन पर कोई ऑब्जेक्शन किए, बल्कि ये वो लोग इतराज़ कर रहे थे जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लेना था। दोनों जो उम्मीदवारों ने इतराज़ात दाखिल किए थे वो तो इस रन में ही नहीं है, इलेक्शन की रन में ही नहीं है वो। लेकिन ये सारा गैलरी प्ले था और ये मीडिया ट्रायल की कोशिश। बिल्कुल सही जी सर, आप जानते ही हैं कि ये मुकाबला जो है कितना अहम होगा और तकरीबन तमाम लोगों की नज़रें जो हैं वो ऐवान बाला के इंतखाबात में इस एक सीट के ऊपर ज़रूर होंगी कि यहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीतते हैं या फिर हम देखते हैं कि हफीज़ शेख साहब आते हैं। ये भी कह दिया गया है कि हफीज़ शेख को जिताने के लिए आज ही वज़ीर-ए-आज़म साहब की ये स्टेटमेंट भी चल रही थी कि उन्होंने हिदायत की है कि उसको मुकम्मल सपोर्ट भी किया जाए। तो 12 वोट्स का फ़र्क है, आपके ख्याल में वो कितना अहम रहेगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कितनी इंथुजियास्टिक है इस एक पर्टिकुलर सीट को लेके? बिलाशुबा गिलानी साहब PDM के जॉइंट कैंडिडेट हैं और जो हुकूमती रुकन हैं कैंडिडेट हैं उनके लिए 172 वोट दरकार हैं, चाहे वो मुंतखब होने के लिए या गिलानी साहब के। तो जैसे आपने कहा 12 वोट का है। अब आप ये देखें कि पार्टी पॉलिसी से डेविएशन कोई भी इलेक्टोरल कॉलेज का मेंबर कर सकता है। कानूनी तौर पे कोई कदगन नहीं है। कदगन सिर्फ आर्टिकल 63A में सिर्फ 3 कंडीशंस हैं: प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल। उसके अलावा मेंबरान जो हैं वो डिप्टी हैं, वो पार्टी पॉलिसी अगर फॉलो न करें तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं। गिलानी साहब इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर रहे, स्पीकर रहे और प्राइम मिनिस्टर रहे, और जिस अंदाज से उन्होंने पार्लियामान में तमाम साइड्स को, अपोजिशन को और ट्रेजरी बेंचेस को अकोमोडेट भी किया और उनको लुक आफ्टर भी किया। तो ये पर्सनल रिलेशंस भी होते हैं और पर्सनल रिलेशंस पे भी और लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी होती है। उसकी नतीजे में हम बिल्कुल ये यकीन रखते हैं कि गिलानी साहब इस कामयाब हो गए, जबकि ट्रेजरी बेंचेस में बहुत सारी रिजेंटमेंट है। आपने वो स्टेटमेंट उनके कुछ MNAs की देखी जो कराची से MNA कि हम हफीज शेख को वोट नहीं देंगे। इसी तरह और भी लोग हैं जो हम तवक्को करते हैं वो गिलानी साहब को वोट देंगे। बिल्कुल इसी तरह जो अलाइज हैं, अलाइज से भी हम बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि गिलानी साहब के हक में वो अपनी राय का। बिल्कुल ठीक है नैयर बुखारी साहब, आप खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं, लेकिन अगर ओपन बैलेट हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट किसी वक्त भी फैसला जो है सुना सकती है। अगर ओपन बैलेट हो जाता है तो तब भी क्या ये जो पसंद लोग नहीं कर रहे हैं हफीज़ शेख साहब को, ये तब भी नापसंद ही करेंगे और डंके की चोट पर जो है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट करेंगे? और जैसे रिमार्क्स आ रहे हैं, अब क्या देख रहे हैं, नून लीग तो काफ़ी खदशात का शिकार हो गई है। मरीम नवाज साहबा ट्वीट में कुछ ऐसे खदशे का जिक्र भी कर रही थी, इजहार भी कर रही थी। देखिए बात यह है कि इवन अगर मैं तो नहीं समझता कि ओपन बैलेट स्टेज पे हो सकता है जब तक आइन की अमेंडमेंट ना हो। ये इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी है और बड़ा दुरुस्त इलेक्शन कमीशन ने एक जिम्मेदार पाकिस्तान के लॉ अफसर को जो फेडरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं उनको बुला लिया कि ये एक जिम्मेदार आदमी जब तक उसके पास एविडेंस और प्रूफ नहीं तब तक वो बात ना करे। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो इलेक्शन कमीशन के पास वो पेश हों, और अगर वो प्रूफ न पेश कर सके तो फिर कोई वजह नहीं कि उनको इस ओहदे पे रहना चाहिए। और हम समझते हैं कि अगर ओपन बैलेट हो भी जाए सो भी वो डिफेक्शन क्लॉज लागू नहीं होगी, वो अपनी मर्जी से अपनी वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सर। इस जो एक नशिस्त को ये भी समझा जा रहा है कि इंडिकेटर है, ये लिटमस पेपर टेस्ट है
कि अगर यहाँ पर 12 वोट्स जो मिल जाते हैं गिलानी साहब को, तो इसका मतलब है कि फिर आप तहरीक अदम एतमाद भी लाने के काबिल हो सकते हैं। और ये आइडिया ही आसिफ अली जरदारी साहब का था, जिन्होंने PDM को कहा था कि हमारी भी बात मान लें, हम भी सियासत के पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी बहुत कुछ जानते हैं, तहरीक अदम एतमाद की बात जो है वो उस पर आएँ। तो अब आपके ख्याल में क्या उसकी राह उस्तवार होती दिखाई दे रही है, जबकि ये भी खबरें सुनाई दे रही हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब भी मुतहर्रिक हैं इस वक्त? ये जो जैसे आप कह रहे हैं बहुत सारे लोगों से बातचीत उनकी भी चल रही है सेनेट के इंतखाबात के हवाले से कि उनके कैंडिडेट्स को सपोर्ट किया जाए। ऑब्वियसली आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट हैं और यूसुफ गिलानी साहब पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से PDM के कैंडिडेट हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो पहले भी मुतहर्रिक है सियासत में, और अब भी वो अपने कैंडिडेट के लिए ज़रूर वोटर्स से जो इलेक्टोरल कॉलेज के लोगों से रजू करेंगे। और हम समझते हैं कि ये जो मौक़िफ़ इलेक्शन कमीशन ने इख्तियार किया अटॉर्नी जनरल के हवाले से भी और ओपन बैलेट के हवाले से भी, तो वो प्रिवेल करेगा। इसलिए प्रिवेल करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर ओपन बैलेट हो नहीं सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी, और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी आइन जो एक सुप्रीम लॉ है इस मुल्क का, उसको मद्देनजर रख के ही फैसला करें। बिल्कुल ठीक है। नैयर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का पैसा बने हमसे बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पर हमने तो ये सुना था सेनेट इलेक्शन के अंदर ऐसे लोगों को उम्मीदवार चुना जाता है या उनके कागजात जमा करवाए जाते हैं जिनके पास भारी नोट होते हैं। हमेशा से ऐसी सुना है, और अभी दोनों साइड्स भी यही कह रही हैं कि जी बोलियां लग रही हैं, पैसे लग रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, फलां लगा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा उम्मीदवार सामने आ गया जिसके पास है ही कुछ नहीं। बिल्कुल सही। और अगर इसको थोड़ा सा हम देखें ना, तो कल जो वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है ना, जब वो गए हैं और उन्होंने सिंध के लोगों से बात की जिनकी रिजाइनमेंट थी, तो उन्होंने कहा है कि वजूहात है कुछ जिसकी वजह से हम कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स जो हैं वो यहाँ पे उतार रहे हैं, क्योंकि हमारा सामना जो है वो माफिया से। उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ डेफिनेटली था, सिंध सरकार की तरफ डेफिनेटली था। तो जहाँ जहाँ पे उनके ऊपर ये प्रेशर नहीं था, वहाँ हमने देखा है कि उनकी जो चॉइस है वो थोड़ी सी जरा हमें और तरह की दिखाई तरह से नजर आई। अगर हम बात करें ना सेनेट के इंतखाबात में गरीब तरीन उम्मीदवार की, तो वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सामने लेकर आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद मदनी ने कागजात नामजदगी पर असासों की जगह इमरान खान और तहरीक इंसाफ लिखा है। मतलब है कि जीरो असासे, कोई चीज नहीं है जो कि वो डिक्लेयर कर सके। बिल्कुल, वो यही कह रहे हैं कि जी कि मेरा जो असासा है वो इमरान खान साहब हैं, और असासों की जगह पे उन्होंने लिखा है कि जी कि मेरा कोई असासा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जी कि खाली प्लॉट, बिल्डिंग, कमर्शियल और ज़ेर तामीर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और ना ही बैरून मुल्क है। ऐसा एक दावा पहले भी सामने आया था। मोहम्मद मदनी साहब से जानेंगे कहीं आपका भी दावा गलत तो नहीं साबित हो जाए। ऐसा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। थैंक यू। बड़ी ऑनर की बात है, हम आपको देखते रहते हैं टीवी के ऊपर, तो बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा सर, फरमाइएगा ये क्या दास्तान है कि सारी ज़िंदगी में कुछ कमाया, कुछ बनाया, कुछ बचाया, कुछ भी नहीं है ऐसा, और इमरान खान और तहरीक इंसाफ लिखने का क्या मतलब है? मैं आपको अर्ज़ करूं कि तकरीबन 18 साल हो गए मुझे इमरान खान साहब के साथ, और पहले तो थोड़े लोग होते थे और उस वक्त PTI में भी कोई ऐसे रश नहीं था होता। तो मैं चूँकि ख़ुद एक तरह से जो किया मैंने ख़ुद किया है। मेरी वालदा जो है मदीना मुनव्वरा 20 साल रही, मैं वहाँ पैदा हुआ, और मैं इधर पंजाब। इस मुनासबत से नाम मदनी है जी, इस वजह से। तो जो है मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैंने यहाँ BSc की, B फार्मेसी की, डॉक्टर फार्मेसी की, अब लॉ भी किया। तो बेसिक इंस्पायरेशन ये था कि इमरान खान साहब जो बात करते थे, हम समझते थे कि ये तब्दीली है, और अभी भी मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए एक होप है इमरान खान साहब। तो हमने मिलके जो है PTI जो है बनाई। इस दौरानी में मैं स्टूडेंट विंग का हेड रहा हूँ, यूथ का हेड रहा हूँ। मैंने लाहौर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, अंदरून शहर से, और जिस जगह पे वो कोई डरता हुआ जाता नहीं था, मैं उधर से लड़ा। 40,000 वोट भी आपने लिए, ज़्यादा थे बहरहाल। तो वक्त के फ़िरौनों के ख़िलाफ़ बेसिक इंस्पिरेशन ये थी कि लोगों के, हम जब हालात देखते थे, हम में से अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, कोई तो होना चाहिए, को करना चाहिए। तो हमने सोचा कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है, अल्लाह की मखलूक तकलीफ़ में है, हमें जो उसके लिए करना चाहिए हम करें। तो लिहाजा मैंने जो कमाया, जो किया, जो है ज़्यादातर जो है वो हमने PTI के ऊपर ही लगाया।
क्योंकि पीटीआई से कभी कोई फ़ायदा नहीं लिया। अभी 2.5 साल हो गए हैं, हमने पीटीआई से, गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा नहीं लिया। जो हम करते हैं जो तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। नहीं, दिल नहीं करता कि मेरे भी एहसासे हों, मेरे पास भी जब गाड़ी हो, बाकी वुज़रा के साथ जा रही हो या सेनेटर्स के साथ जा रही हो, ज़रा उनके टक्कर की कोई गाड़ी तो हो ना मेरे पास, कभी दिल नहीं करता? ये तो खैर अल्लाह ताला कोई ना कोई कर देता है, ऐसा कोई इशू नहीं है। मगर बुनियादी असल में जो जिसके लिए मैं इसको एक तरह का चैलेंज भी लेके, और मेरे अक्सर लोग जो पीटीआई के हैं और जो लोग मुझे मीडिया के दोस्त जानते हैं, जिस जगह पर नमूदो नुमाइश की ज़रूरत भी होती है, मैं जानबूझ के उस जगह पर उसको कट ऑफ करता हूँ कि बुनियादी देखें एथिक्स ही हमारे बेड़ा गर्क हो गए हैं, जो कि इमरान खान साहब बात करते हैं। आप देख लीजिए कि जो इसराइल है वो उसकी बुनियादी जो बानी है, उनकी असल में बेसिक इंस्पिरेशन थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास असासे नहीं थे दुनिया से जाते हुए, और उसकी वजह से उसने सादगी और डिफेंस के ऊपर अपना बजट किया। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, लेकिन 3 तलवारें थी, बिल्कुल थी, डिफेंस यही मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये देख लें आप, जो इवन के हमारे वैल्यूज़ से इंस्पायर होके, या दूसरा मामला है यूरोप जो है सादगी और ईमानदारी की तरफ है, वो छोटी सी बात होती है तो वो उधर कोहराम मच जाता है। यहाँ पर बेशर्मी की इंतहा है कि नमूदो नुमाइश, और जितना ज़्यादा आप लूट मार करें उतने ज़्यादा मोहतरम है, और इसी के खिलाफ इमरान खान साहब बोलते रहे। तो हमने कोशिश की कि अमली तौर पे उसका जो है नमूना होना चाहिए। ये बताइएगा सर, इमरान खान साहब की तो वाज़ेह है सोच, मगर उनकी पार्टी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी सोच के साथ तालमेल नहीं खाते, और इसी के ऊपर तनकीद उनके ऊपर होती। उनके दरमियान आपका क्या मकाम है? क्योंकि ये जो लॉबिंग होती है, ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है सियासत का। बुनियादी तौर पे तो जो इमरान खान साहब का भी नज़रिया और जो रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, उसके मुताबिक तो वो मिसफिट हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ये हदायत दे, मैं ये कह सकता हूँ। बहरहाल ये है कि मैं समझता हूँ कि वो मुश्किल हालात हैं, अवाम मुश्किल में है, हम सब मुश्किल में हैं। तो इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जो है हमारी डायरेक्शन ठीक है, और इमरान खान साहब जो है जूं बेहतर लोग आएंगे, और इसीलिए एक ऑप्शन हमने क्रिएट की, पार्टी के वर्कर्स वगैरह हमने मुशावरत की, और हमने कहा कि बिल्कुल मैं इलेक्शन लड़ना चाहता था 2018 का। हमसे गलती हुई, पार्टी से लाहौर में टिकटों की तकसीम या बाकी जगह नहीं हो सकी। हम फिर भी लॉयल हैं इमरान खान साहब की, क्योंकि हमने उनके साथ खुद बनाई। आपने 2013 में आपको टिकट मिला, इसका मतलब है कि आपको टिकट मिल चुका है। ऐसे एक वर्कर को टिकट मिल चुका है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सियासत में बात करते हैं कि सियासी वर्कर क्यों नहीं आते, वो स्टूडेंट्स क्यों नहीं सामने आते, जो पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं तब से सियासत कर रहे होते हैं। लेकिन अभी आपको सेनेट का टिकट मिला नहीं है, नाम फाइनल नहीं हुआ है, तो इतनी तो मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही ये बात करती है, अगर आपको टिकट मिल जाता है, कैसे सेनेट का जो है आप निकालेंगे, सेनेटर कैसे बनेंगे? देखें, गुजारिश ये है कि ये भी पीटीआई का क्रेडिट है, इमरान खान साहब क्रेडिट है कि उन्होंने जनरल लीडरशिप भी जो है बाकी पार्टीज़ में भी है, मगर ये पीटीआई में यंगस्टर्स जो हैं ये बेसिकली उनकी ही इनिशिएटिव थी। मैं पंजाब का सदर रहा हूँ, मैं पंजाब 2012 में तो उनकी सियासत ही इसी पर थी कि हम 30 साल और 30 साल से कम उम्र के नौजवान जो लेकर आएंगे। तो उसमें जो है सेनेट के अंदर भी मैं समझता हूँ बहुत सारे, और असेंबली के अंदर में बहुत सारे जूनियर्स हैं माशाल्लाह, वो हैं वेल परफॉर्मर्स हैं, और हमारी गुड विशेज़ हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अभी फाइनल लिस्ट नहीं आई, इमरान खान साहब ने अभी वो नहीं ऑफिशियली अनाउंस किया, तो मुझे उम्मीद है कि कागज़ तो एक्सेप्ट हो गया। फैसल वाडा साहब को तो खुल के सपोर्ट कर दिया कि वो तो रहेंगे, तो फिर मैं उम्मीद है हमें भी सपोर्ट। नहीं, इतने बड़े बड़े नामों में नाम आ जाना ये बहुत बड़ी बात है कि आपका नाम सामने आया। एक आप सेनेटर बन गए हैं जी, मोहम्मद मदनी साहब सेनेटर बन गए हैं, सेनेटर बन के इस वक्त सेनेट में वो चले गए हैं। कोई ऐसा दिमाग में बिल हो कि यार मैं कोई चीज़ ऐसी मूव करूं कि ये तब्दीली मुझे चाहिए है, तो दिमाग में आता है यार ये चीज़ तो पाकिस्तान में तब्दील होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में तकरीबन हर महकमे में ही, मैं चूँकि पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं लॉ का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मैं हर महकमे में ही इंशाअल्लाह ताला अपना इनपुट दूंगा। खुसूसन हमारी 65% पॉपुलेशन यूथ की है, मैं यूथ को ऐड कर चुका हूँ, तो ये जो है उनके लिए इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उनके पास खुद होते हैं, उनको सिर्फ पैम्पर करने की ज़रूरत होती है गवर्नमेंट को, तो वो इंशाल्लाह वो अपना खुद परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी ख़वातीन हैं जो दही इलाकों में हैं, 5% सिर्फ पढ़े लिखे हैं नौजवान, 65% आबादी में से, बाकी तो बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं हैं। उनके लिए तो क्या हमारी इनोवेशंस हैं, क्या गवर्नमेंट किस तरह से उनको हेल्प आउट करती है, हमारे सफ़ेद पोश लोगों को किस तरह से करती
करती है। हम सियासत में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों को देखते हैं। इतनी डिस्पैरिटी है, इतना फ़र्क है, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ असल में जो है बरसरे पैकार हुई थी। तो इंशाल्लाह उस जो है वो PTA की आइडियोलॉजी को मैं इंशाल्लाह जिस तरह 18 साल से किया है, मैं एज अ सेनेटर इंशाल्लाह उससे भी ज़ोर से इंशाल्लाह मैं इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा जी। बिल्कुल सही है, बहुत और बेसिकली जो है हम इमरान खान साहब के और पाकिस्तान के सिपाही होने के नाते मैं समझता हूँ इंशाल्लाह जो हमारा बेसिक आइडियोलॉजी है रियासत मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम वो इंशाल्लाह जो है उसकी तरफ हम सब मिल के जो है उसको अचीव करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद मदनी साहब बहुत शुक्रिया, आप आए और उम्मीद करते हैं कि जब फाइनल लिस्ट आएगी तो मोहम्मद मदनी साहब का नाम उसमें होगा। लेकिन ऐसे वर्कर्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ में जब सेनेट के टिकट मिल रहे हों या नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बलीज के मिल रहे हों, तो ऐसे नाम जब सामने आते हैं सबको खुशी होती है कि वर्कर्स को यहाँ पर कुछ वैल्यू किया जाए। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा ही यही था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उम्मीद ही यही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म भी यही है कि आपके अपने चेहरे नजर नहीं आते, बाहर से इधर उधर से पकड़े हुए मुस्तार लिए हुए बहुत सारे लोग जो हैं वो आपकी अपनी पार्टी में मौजूद हैं। ये आपकी अपनी पार्टी मंशूर की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी है जो कि वहाँ पे हम देख रहे होते हैं। सो लेट्स होप के ये चीज़ें हमें ज़्यादा दिखाई दें जो कि मोहम्मद मदनी साहब की सूरत में हमें दिखाई दे रही हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, सबसे पहले पाकिस्तान आप देख रहे हैं और आज प्रोग्राम के आगाज़ में भी हम बात कर रहे थे कि कोविड-19 ने किस तरह से हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच, हमारे रुझान और रवैये को बदला। इसने हमाई ज़िंदगी को भी बहुत बदला और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट आया है वो तालीम के ऊपर आया है। बच्चे घरों में रहे पूरा साल, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या पढ़ा है, कहाँ खड़े हैं, ज़्यादा हो गए और बच्चे वापस नहीं आए अभी तक स्कूलों में। बिल्कुल, वो तो एक बहुत बड़ा अलमिया है ही, लेकिन जो बच्चे बेचारे वापस गए हैं उनको भी कख नहीं आता, इसलिए कि आधे से ज़्यादा का ये कहना है कि जी ऑनलाइन हमें समझ नहीं आती। आपने देखा नहीं पिछले दिनों उन्होंने एहतजाज भी किया कि जी इम्तिहान जो है वो भी अब ऑनलाइन लिए। एक तरफ कहते हैं ऑनलाइन समझ कुछ नहीं आती, फिर कहते हैं एग्जाम्स वगैरह जो है वो ऑनलाइन लिए। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने ये एग्जाम कंडक्ट किया, वो पढ़ा रहे हैं, लेक्चरर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऑनलाइन में हुआ क्या पिछली दफ़ा। ऐसा एग्जाम के अंदर मामला हुआ कि जब मैंने चेक करना शुरू किया पेपर को, तो जो बच्चों ने आंसर लिखा हुआ था वो पूरी क्लास का सेम आंसर था और पूरी क्लास का सेम आंसर एक जगह से लिया गया था, वेबसाइट से उठाया गया था। कहते हैं मैंने चेक किया वो सारा ऐसा था, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने भी यही कहा टीचर्स ने कि ऑनलाइन ना लें। बिल्कुल सही, लेकिन हम बात करें जिस इशू के मुतालिक वो बहुत अहम है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात कब होंगे, अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। लाखों तलबा हैं, आपके भी घर में यकीनन बच्चे होंगे जिनका कीमती वक्त है। पेरेंट्स के लिए बड़ा ये मरहला होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं। मैट्रिक की बात की जाए, FSC एंड FA की बात की जाए, फ्यूचर इसके ऊपर, हाँ, ये आपके ज़िंदगी के टर्निंग पॉइंट्स जो हैं वो ही ये दो करियर ईयर्स कहते हैं इनको। सो अगर बात करें तो जो मसला सामने है वो ये कि इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन ने 9वीं से 12वीं इम्तहान का जारी करदा शेड्यूल जो है ये मनसूख कर दिया, क्योंकि जो मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ है उनके दरमियान कुछ आपस में कंसेंसस नहीं हो पा रहा। जैसे पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वजारत तालीम है, इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन के माबैन ये इख्तलाफात हैं जो सामने आए। अब ये कहा जाए कि जी बच्चे पढ़ते रहें और फिर बच्चों को जब पेपर होगा बच्चे तब देते हैं, ऐसा नहीं होता। हम सब भी पढ़े हैं, हमें पता है कि एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन के मुताबिक आपने चीज़ें प्लान की होती हैं और बच्चों ने और पेरेंट्स ने भी, उनके टीचर्स ने भी आखिर में रखा होता है कि अच्छा यहाँ पे जाके ज़्यादा ज़रा जोर लगाएंगे, टेस्ट सेशंस हो रहे होंगे, एक पूरी इसकी प्रैक्टिस होती है, अचानक से नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल, और हमजा देखिए जब आप FSC कर रहे होते हैं ना तो आपने यूनिवर्सिटीज़ में उसके बाद अप्लाई करना होता है। सो वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका रिजल्ट कब तक आ जाएगा, जब आएगा उस वक्त यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उनके एडमिशन्स ओपन होंगे। ये तो नहीं होगा कि एडमिशन्स जो हैं वो पहले से हो चुके हों तो आपका जो एक एकेडमिक ईयर है वो ज़ाया हो जाए। सो ये बहुत सारी चीज़ें कंसिडरेशन की हैं और ये बहुत अहम है। इसमें तो बहुत जल्द और हंगामी बुनियादों पर फैसले भी होने चाहिए और सामने भी आने चाहिए, बड़ा क्लियर होना चाहिए कि जी कि आपके ये एग्जाम्स होते हैं। इसमें तो कन्फ्यूजन, लेकिन जो वफाकी वजारत है वो NCOC की हिदायत पर अमल करना चाहती है और वो हिदायत हैं कि 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात जून में कराए जाएँ और 11वीं और 12वीं के इम्तहानात जो है वो अगस्त और सितंबर में हों। और हमें पता है कि मार्च में यूजुअली एग्जाम हो रहे होते हैं और उसके बाद फिर, तो इसलिए मसला आ रहा है स्कूलों और निजी स्कूलों में नया तालीमी सेशन जो है वो 1 अप्रैल से शुरू होना चाहिए, ये NCOC का कहना है। बिल्कुल ऐसा ही है और इसी हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का जो तालीमी साल है वो 1 सितंबर से शुरू होगा, लेकिन अगर इम्तिहानात सितंबर में होते हैं तो अगले तालीमी सेशन के आगाज़ में जनवरी तक ताख़ीर
हो सकती है। सबसे बड़ा मसला ही ये है कि पेरेंट्स पहले इतने ज़्यादा परेशान थे, पहले बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन अब बच्चों से अगर आप बात करें वो पेरेंट्स से भी ज़्यादा परेशान है, हमें पता ही नहीं हमने क्या करना है, हमारा फ्यूचर और क्या है। पेरेंट्स बहुत परेशान है इसलिए कि वो लेकिन चलें इस वक्त हम इस मामले को थोड़ी देर के लिए जो है वो डिले करते हैं और इस पर बात करेंगे मज़ीद। लेकिन फ़िलहाल जो हम बात करना चाह रहे हैं वो वापस सेनेट के इंतखाबात की करना चाह रहे हैं कि जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आज जो खबर आई है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो हैं उनको क्लियर कर दिया गया है, वो फाइनल कैंडिडेट हैं और अब वो कंटेस्ट करेंगे। ये और सेनेट इंतखाबात के हवाले से हम बातचीत करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ हैं मज़हर अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम मज़हर अब्बास साहब, शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आपने लिखा भी पिछले दिनों कि ये कोई नई बात तो नहीं है, सेनेट इंतखाबात की अगर बात की जाए कहानी पुरानी है, लेकिन आपको ये पुरानी कहानी तब्दील होती दिखाई दे रही है। आपके ख्याल में मतलब शफाफ इलेक्शन का जो मुतालबा है हुकूमत का, ये पूरा होगा और अगर हुआ तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं एक बड़ा दिलचस्प आज सुबह में अखबार में पढ़ रहा था कि एक वो कैंडिडेट जिनको पीटीआई ने टिकट देने से इनकार कर दिया या टिकट दे के वापस ले लिया बलूचिस्तान में, अब वही कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी हैं उनके कैंडिडेट बन गए और उन इत्तेहादियों का तहरीक इंसाफ के साथ जो है अलाइंस हो गया कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो साहब जिनको टिकट नहीं दिया तहरीक इंसाफ में, वो अब जॉइंट कैंडिडेट के तौर पे सेनेटर बनने के इम्कानात उनके बढ़ गए हैं। तो इससे भी अंदाज़ा आपको लगाया जा सकता है कि शफाफियत जो है वो हमारे इंतखाबात में, चाहे आप कान इस तरफ से पकड़ें या कान उस तरफ से पकड़ें, वो नहीं आ सकती, क्योंकि बुनियादी तौर पे बहैसियत कौम हम इंतहाई करप्ट हैं, हम जहनी तौर पे जो है मफलूज हो गए हैं। हम उन चीज़ों की तरफ जो बड़े बुनियादी मामलात हैं उनकी तरफ हमारी तवज्जो कम है, क्योंकि एक दौड़ है, मीडिया की भी एक दौड़ है। पहले हम ख़बरों की दौड़ में लगे होते थे, अब हम रेटिंग की दौड़ में लगे होते हैं। तो वो सारे इश्यूज़ जो है वो मिक्सअप हो गए हैं। इसी वजह से हमारे जो वो इदारे जहाँ बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग आने चाहिए जो मुल्क में कानून साजी करें, जिनका बेदाग जो है वो हो, वो नहीं रहे। और ये इलेक्शंस जो है आप सुप्रीम कोर्ट इसमें दो राय पाई जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि जुडिशल एक्टिविज़म से भी हमारे यहाँ कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है। अगर हम पिछले 2007 के बाद देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पोजीशन ले रहा है वो उस लिहाज से दुरुस्त है कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्टोरल लॉज में हमें बहुत तब्दीली करने की ज़रूरत है। लेकिन मुझे लग ये रहा है कि अगर कोई भी इस तरह की डायरेक्शन आती है तो उससे तनाज़ा ख़त्म नहीं होगा, मज़ीद बढ़ेगा। ठीक है। लिहाजा इसका बेहतरीन हल ये है कि ये सियासी जमातें खुद बैठें। अब ये इलेक्शंस तो हो जाएंगे, जैसे भी हों ये इलेक्शंस हो जाएंगे। उसमें जिस हद तक इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन, देखिए इलेक्शन कमीशन अगर फाल होता तो जो पिछले साल चेयरमैन सेनेट के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई थी वो तो बड़ी ऑब्वियस थी। 64 सेनेटर्स उनके खिलाफ थे। हाँ जी। जब खड़े हुए तो 64 लोग खड़े हुए, लेकिन जब सीक्रेट बैलेट का नताइज निकले तो उनमें से 12-15 जो है वो इधर हो गए थे। तो ये जो चीज़ उसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं लिया। और आज जो सूरत हाल है उसमें मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा सा रिस्ट्रेन अपने आप को करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट अपील का फोरम भी सुप्रीम कोर्ट ही होती है। कोई सुप्रीम, इसलिए इम्कानात इसी चीज़ के हैं कि इफ़ और बट के साथ जो है इलेक्शंस होंगे किसी हद तक शायद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो गवर्नमेंट गई है वो एडवाइस लेने गई है। बिल्कुल। एडवाइस और डायरेक्टिव्स दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आप सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है गवर्नमेंट को कि आपको ये करना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को ये करना चाहिए, लेकिन वो जो चीज़ है बुनियादी तौर पे अगर आपने इलेक्शन में शफाफियत लानी है तो फिर ये एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करनी पड़ेगी, संजीदगी से बैठना पड़ेगा। अगर यही गवर्नमेंट 2018 में ये सारा काम शुरू कर देती तो मेरा ख्याल है आज हम उस सूरत हाल से दो चार नहीं होते। और इसमें क्योंकि एक दूसरे पे डिस्ट्रस्ट बहुत है, एक दूसरे पे बदइत्मादी की फ़ज़ा इस वक्त है सियासी तौर पे, इसलिए मेरा ख्याल है हमें ये प्रॉब्लम डिस्कस करनी पड़ी है। पिछले एक हफ्ते से हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्शन में शफाफियत आएगी नहीं आएगी। आप जितना भी शफाफ निज़ाम बना लें, लेकिन अगर मैं अंदर से करप्ट हूँ
तो मैं बहुत से तरीके जो है ढूंढ लेता हूँ। बिल्कुल ठीक है मज़हर अब्बास साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं सर। वो तालीम वाला मसला हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकाम बाला से ही वो सवाल किया जाए, उस मसले को हम टेकअप करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है जिस तरह से आप फरमा रहे थे, हम कोशिश करेंगे वज़ीर तालीम साहब से, जो है वज़ीर तालीम है, उनसे उस पर बात हो। लेकिन रात को गए, बहुत लेट एक ख़बर आई मुशाहिदुल्लाह खान साहब की कि वो इंतकाल कर गए हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर थी। क्या कहेंगे, उनका सियासी सफ़र कैसा रहा? क्या पार्टीज़ को ऐसे वर्कर्स की ज़रूरत होती है? खलापुर होगा, कितना नून लीग के लिए झटका है, सियासत के लिए, सेनेटर्स के लिए झटका है? देखिए, पहले तो तालीम के मसले पे मैं इसलिए कह रहा था कि मैं खुद एक माहिर तालीम का बेटा हूँ, इसलिए मुझे अंदाज़ा है कि ये इशू हमारे यहाँ कितना बड़ा है। देखिए, मुशाहिदुल्लाह साहब से मेरी कोई 25-30 साल पुरानी दोस्ती थी। ट्रेड यूनियन में वो PIA की यूनियन में एक्टिव थे, मैं जर्नलिस्ट यूनियंस में एक्टिव था, उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात थे। और जिस दिन 12 अक्टूबर 1999 को जनरल मुशर्रफ का कू हुआ, वो पहला शख्स था जिसने रीगल चौक पे अपने चंद साथियों के साथ मुजाहरा किया। और मैं जब शाम को प्रेस क्लब आया तो वो बैठे हुए थे मुशाहिद, तो मैंने कहा कि इस वक्त कहाँ थे? बोलने लगे मैं रीगल चौक पे मुजाहरा करके आ रहा हूँ। तो मैंने कहा कि और लीडर्स तो आएंगे नहीं, लेकिन कम से कम मैं अपने चंद साथियों के जाके एक प्रोटेस्ट रजिस्टर करा दूँ। तो वो जो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ पहला प्रोटेस्ट हुआ, पहला एहतजाज हुआ रीगल चौक के ऊपर, वो मुशाहिदुल्लाह ने किया था। और गो के उन्हें ये इस चीज़ का ख़दशा था कि गिरफ़्तारी हो सकती है, तो वो अपने चंद साथियों को उसके साथ गए, लेकिन उसके बावजूद वो गए, उन्होंने नारेबाजी की मुशर्रफ के ख़िलाफ़, और फिर वो आ गए। और बाद में उन पर मुकदमात वगैरह भी कायम हुए, लेकिन ये कि उन्होंने वो प्रोटेस्ट रजिस्टर कम से कम करवा दिया। तो वो उन हर किसी से सियासी इख्तलाफ हो सकता है अपनी जगह, वो बड़े शोला बयां मुकर्रिर थे, बहुत उन पे जो है मेरा ख्याल है शायरी में उनका कोई कमाल नहीं था, जो जिस तरह के वो शेर कहा करते थे, बरजस्ता शेर कहते थे, जोशीला अंदाज था उनका। और पार्टी ने उसको एक्नॉलेज किया, उनको ज़ाहिर सेनेटर बनाया, उस चीज़ को एक्नॉलेज भी किया। वो शुरू में कराची में बहुत रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो रावलपिंडी के ही थे, उधर ही उन्होंने अपनी सियासत भी की। तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून के लिए और मजमूई तौर पे पूरी सियासत के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि जब पॉलिटिकल कमिटेड वर्कर होते हैं, वो पैराट्रूपर्स में से नहीं थे, वो ना पैराशूटर्स थे ना पैराट्रूपर थे, वो ग्रास रूट लेवल से आए थे। ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स उन्होंने की, ऊपर तक गए और वज़ीर भी बने। तो एक जो पॉलिटिकल वर्कर्स की स्ट्रगल होती है, उसके लिहाज से मुशाहिदुल्लाह को हमेशा याद रखा जाए। बिल्कुल मज़हर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बड़ा अहम मसला है फोग और स्मोक का मसला है। उसको रोकने के लिए अब हुकूमत जो है बड़ा इकदाम उठाने जा रही है। हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे जब हमने पिछली बार फोग और स्मोक के ऊपर बात की। हाँ, कल का अगर हम जिक्र करें तो कल जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इधर मांगा मंडी की बात कर ली जाए, मैं वो भी पढ़ रही थी, वहाँ पे बहुत मेजर एक्सीडेंट्स कुछ हुए हैं। तो धुंध एंड फॉग इस दिनों में जो है खिलाफ तवक्को और उम्मीद है। और इसी के हवाले से बड़ा इकदाम सामने आया है। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लाहौर में अगस्त तक फॉग टावर्स नस्ब करने का मंसूबा बना लिया। देर आए दुरुस्त आए, हम यही कह सकते हैं। इस पर बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जल्दी लिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने अपनी ट्वीट में धुंध के हवाले से अहम इकदाम करने से आगाह किया है। उनका कहना है कि फॉग टावर से स्मोक में कमी होगी और इसका तादेर फ़ायदा होगा। हाँ जी, वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने बताया कि लाहौर में धुंध की वजह मशरकी पंजाब में जलाई जाने वाली फसलें हैं, इसीलिए भारत के हवाले से बात की जाती है। जब वहाँ पर फसलों को आग लगा दी जाती है तो लाहौर के अंदर भी ये मसाइल आ रहे होते हैं। और इसका सबूत वाघा बॉर्डर पर लगा मीटर है, जो बता रहा है कि वाघा पर फ़ज़ा लाहौर शहर के मुकाबले में ज़्यादा आलूद रहती है। बिल्कुल सही। और लेकिन हमें अपने भी गिरबान में झांकना चाहिए, इसलिए तो हम टावर्स लगा रहे हैं। हाँ, मामलात भी दुरुस्त करने पड़ेंगे। हम सारा इल्ज़ाम डाल के उनके ऊपर ये नहीं समझ सकते कि हम तो कुछ नहीं करते, हम भी फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे का बहुत बड़ा सबब और ज़रिया है। हमारे रवैये भी ठीक नहीं है जिनको दुरुस्त करने, हमारी गाड़ियाँ भी ठीक नहीं है, हमारे मोटरसाइकिल भी ठीक नहीं है, रवैये ठीक नहीं है, दरख्त नहीं लगाते। दरख्त काटने को तो हम कोई मसला ही नहीं समझते ना, और दरख्त लगाना हमारे लिए जो है वो एक मुश्किल तरीन काम। हमें लगता है दरख्त तो किसी और ने लगाना है, काटना हमारा हक है।
तो हम बात करेंगे मौसम की इस वक्त जानने की कि क्या प्रेडिक्शन रहेगी और ये कितना अहम मेजर जो है वो रहेगा। इस हवाले से हमारे साथ रियाज। अस्सलाम वालेकुम डीजी मेट मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला और हमें ज्वाइन किया। सर, ये फरमाइएगा कि ये जो धुंध है ये खिलाफ तवक्को खिलाफ उम्मीद है, क्या महकमा मौसमियात जो है वो प्रीएम्प्ट कर रही थी कि ये दिन भी इतने ज़्यादा धुंधज़दा होंगे? नहीं, अभी फ़िलहाल तो खैर कुछ इलाकों में टेम्परेचर कम है, स्पेसिफिकली जो पंजाब के जो एरियाज़ है, और इसमें हम बार बार कहते हैं कि जो पोल्यूशन जो बढ़ती जा रही है और साथ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, यही मेन कॉजेज़ है और जो आगे भी जनरली बढ़ती जाएगी। जिस तरह हम पहले भी बता रहे हैं कि चूँकि बेसिकली तो ये ज़्यादा रिलेटेड है लो टेम्परेचर के साथ, लेकिन वो एक स्पेसिफिक जो फॉग होता है जो एंटायरली मेट्रोलॉजिकल कंडीशन पे बनता है, और वो टेम्परेचर जो राइज हो जाता है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। लेकिन आगे इसकी एक्सटेंशन, जिस तरह फरवरी में भी पहले भी इसी तरह इवेंट्स आए हैं, लेकिन आगे ये परमानेंटली मतलब ये एक फीचर बन रहा है, और वो मेन कॉज यही है कि जो पोल्यूशन के रेशो है वो बढ़ती जा रही है, और ये एक ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो उसको ज़्यादा इंस्टिगेट कर रही है और आगे जो एक्सटेंशन है ये बढ़ा रही है। लेकिन ये इसमें और जो पहले जनवरी या दिसंबर में जिस तरह फॉग बनता था वो एक प्रोलॉन्ग होता था, वो एक लो टेम्परेचर ज़्यादा बनती थी, लेकिन अब चूंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा तो नहीं है, कम हो रहा, ज़्यादा कम नहीं, लेकिन यह कि जो रेशो है वो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से एक इस तरह जो स्मॉगी सिचुएशन है या फॉगी सिचुएशन है वो उसका ठीक है। रियाज साहब, ये कब तक जारी रहेगी, कब तक हमें इस धुंध का सामना करना पड़ेगा? मैदानी इलाकों की बात कर ली जाए और बारिश की कोई उम्मीद रखें? फरवरी के आखिरी अशरे की बात हो रही थी, महकमा मौसमियात बता रहा था कि बारिश होगी, अभी भी एक्सपेक्टेड है बारिश? जी फिलहाल तो ऐसा नहीं है। इसका सोल्यूशन यही है, एक तो एक लॉन्ग टर्म जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी सबको पता होता है, और हम भी यही कह रहे हैं कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो मेन कॉज है, और जो खासकर एमिशंस है जो हो रही है वो, और जब तक उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता तो उस वक्त तक इसी तरह ये इशू जो है ना वो चलता जाएगा। लेकिन इसका जो नेचुरल सोल्यूशन है वो यही बारिश की और जो वेदर सिस्टम की अप्रोचेज होते हैं वो यही है, उसका एक नेचुरल सोल्यूशन होता है। लेकिन चूंकि काफ़ी दिनों से ख़ासकर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे बारिश नहीं हुई, इसी वजह से ये आगे प्रोलॉन्ग कर रहा है, और जब भी इसमें बारिश की चांसेस बनेगी तो इंशाल्लाह डेफिनेटली इसको ये वॉश आउट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई इन इलाकों में जहाँ पे ये फॉगी जी अभी मैं सुनो अभी इन इलाकों में कोई ऐसा वेदर सिस्टम नहीं है, वाइब्रेंट सिस्टम, जिसकी वजह से बारिश ज़्यादा हो जाए और ये बिल्कुल वॉश करे। अलबत्ता जो शमाली इलाके हैं, ख़ासकर मुल्क के जो शमाली पार्ट्स हैं जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, केपी के जो शमाली और अप टू सम एक्सटेंट इसमें क्लाउड आना शुरू हो जाएगा तकरीबन 20-21 जो फरवरी है, और इसमें क्लाउड्स तो होंगे, कुछ लाइट किस्म की रेन भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे फिलहाल नहीं है, जो शमाली ऐसे हैं उसमें एक्सपेक्टेड है। अरे सर, ये भी बताइएगा, बहुत अहम ऐलान सामने आया है वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब का, स्मॉग टावर्स का, ये कितना इफेक्टिव होगा इस स्मॉग को कंट्रोल करने में? और टेम्परेचर तो बहुत बड़ा है सर, दिन में तो 26 तक भी टेम्परेचर जो है वो लाहौर में जा रहा है, और फिर भी धुंध जो है वो हमें दिखाई दे रही है। सो स्मॉग टावर्स क्या इस मसले का हल है? नहीं, ये मुख्तलिफ कंट्रीज़ में डेफिनेटली अप टू सम एक्सटेंट जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितना भी मिनिमाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक है, लेकिन यह कि ये रेशो तो बहुत ज़्यादा और कंट्रीज़ में ये चल रही है, लेकिन यह कि मतलब एक अच्छी सोल्यूशन है, लेकिन ये कि ये तो कुछ इलाकों तक एक्सटेंड होगा, डेफिनेटली वो हो सकती है। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? इसका मतलब है कि हमें अभी इस पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र करने की, और मौसमियाती बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब हमारे साथ थे, डीजी मेट। यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
खुशामदीद, सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं। और जो है आलमी क्रिकेटर्स भी आ गए हैं। हम खैर बात करेंगे वैक्सीन के हवाले से जिसको लेके हम सब बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं और अब बहुत ज़्यादा परेशान भी फराहम होते जा रहे हैं। आज अगर आपकी नज़र से खबर गुजरी हो तो वफाक ने सूबों को जो वैक्सीन की दूसरी डोज की फराहमी थी वो भी रोक दी है, क्योंकि उनका कहना यह है कि वो पहली जो डोज है वही नहीं लगाएगी अभी मुकम्मल, तो दूसरी डोज है बहुत सुस्त रवि का शिकार है। हाँ, वो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग इनरोल नहीं कर रहे, जो लोग इनरोल कर रहे हैं फिर उनको उतनी तेज़ी से वैक्सीन लगाई नहीं जा सक रही। ये वो उस वैक्सीन की बात हो रही है जो कि हमें तोहफतन दी गई है, जो कि हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर हम अदरवाइज बात करें तो पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का अमल चल तो रहा है, लेकिन ये सिलसिला दीगर ममालिक की निस्बत इंतहाई सुस्त है, जिसके बारे में बहुत सारे क्रिटिक्स जो हैं वो कहते हैं कि इस मामले पर हुकूमत आंखें बंद करके सिर्फ आलमी इदारों की मदद की मुंतज़िर है। इस मौके पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत अपनी आवाम के लिए वैक्सीन खरीद क्यों नहीं रही है। और अगर हम बात करें प्राइवेट ड्रग डीलर्स के मुताबिक उनकी बात कर ली जाए तो हुकूमत दबे लफ्ज़ों में चाह रही है कि प्राइवेट कंपनीज खुद राब्ते बढ़ाकर वैक्सीन मंगवाएं और मार्केट में बेचें ताकि हुकूमत पर कुछ दबाव कम हो। और ड्रग मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत प्राइवेट जो है केमिस्ट से पूछ रही है कि वैक्सीन की रिटेल प्राइस भी हुकूमत को ही दे दें। जी मामला चल रहा है, कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन है। और ये एक रशियन जो वैक्सीन है उसकी इंपोर्ट के बारे में भी यही बात चल रही है कि उसको जो निजी सेक्टर है वो उसको इंपोर्ट करने की बात कर रहा है। इस सारे मामले में खदशा इस बात का है कि कन्फ्यूजन का फ़ायदा जालसाजों और कमीशन माफिया को पहुंचेगा और मुख्तलिफ लोग वैक्सीन इंपोर्टर से रब्ता कर रहे हैं कि वैक्सीन मंगवाने के लिए उनसे रब्ते किए जाएँ। इस असना में मार्केट में जाली वैक्सीन का आना भी खारिज इम्कान नहीं है। बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हो रही है। हाँ, तमाम मामलात के हवाले से जानेंगे कि इन तमाम जो अफवाहें हैं इनमें कितनी सदाकत है। हाँ। सिंध मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन के रहनुमा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान गनी साहब, फरमाइएगा ये हकीकत है क्या कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जहाँ कोरोना वैक्सीन की निजी दरामद की इजाज़त दी गई है, या और भी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया गया है? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया मुझे और आपकी बातों का मैं जवाब देता हूँ। 3-4 सवाल आपने एक साथ किए हैं। एक तो ये कि वाहिद मुल्क नहीं बल्कि हम और भी ममालिक हैं जो बिल्कुल बेताब हैं, जिनको वैक्सीन नहीं मिल पाई है। और सूरत हाल ये है कि हर मुल्क की कोशिश ये है कि मी फर्स्ट, कि हमें पहले मिल जाए। मगर जो इंटरनेशनल इदारे हैं जैसे यूनिसेफ है, यूनिसेफ के साथ एक और इदारा काम करता है पाहो, गावी, और इसमें इस पर्टिकुलर वैक्सीन, इस पर्टिकुलर वायरस के लिए है कोवैक्स जी। और इन्होंने बिलियंस ऑफ डोजेस सिक्योर किए हैं और सप्लाई करने के लिए पुअर कंट्रीज को, और उसमें से पाकिस्तान भी एक कंट्री है। और 17.1 मिलियन डोजेस पाकिस्तान के मेरे ख्याल में मुस्तकबिल करीब में आ जाएंगे। और बाकी हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं कि प्राइवेट सेगमेंट में सबको अलाउ कर दिया है, मगर ये कि जो मैन्युफैक्चरर है वहाँ से प्राइवेट सेगमेंट का, जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरा मैन्युफैक्चरर जो है एस्ट्राजेनिका, उनके पास से अभी प्राइवेट सेगमेंट की कोई परमिशन नहीं है, चूँकि उनकी प्रायोरिटी जो है वो गवर्नमेंट और कोवैक्स पहले है। और जब गवर्नमेंट और कोवैक्स को जाएगी, जाहिर है गरीब मुल्कों के लिए एक जो सोशल मीडिया पे सब जगह न्यूज़ है कि जी वेस्टर्न कंट्रीज सब उठा लेंगे, इतना माल ले लेंगे कि गरीब मुल्कों के लिए नहीं बचेगा। ऐसा नहीं है। अच्छा। ये रेगुलर प्रोडक्शन होती जा रही है सब जगह से, मगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, जिसकी वजह से खामखाई थोड़ा सा पैनिक फैला है। बिल्कुल ठीक। और आपने दूसरी चीज़ ये बताई कि बहुत से लोग जो स्पूरियस या 2 नंबर प्रोडक्ट्स पे कोशिश कर रहे हैं दुनिया में, ये पाकिस्तान में नहीं दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में शायद ज़्यादा हो रहा है। जैसे कोवैक्स है, कोवैक्स एक मुस्तनद इदारा है। अब कोवैक्स के आगे पीछे लोगों ने कोई अल्फाज लगा दिए, उन्होंने कहा जी हमारा ये है, और वो वेबिनार कर रहे हैं और कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। इसी तरह 1-2 जगहों से मेरे पास लोग आए, कहने लगे जी हम आपको डायरेक्ट मंगा के दे देते हैं, हमें डायरेक्ट मिल रहा है, आप ऑथेंटिकेट कर दें, आपके पास रजिस्ट्रेशन है, आप हमें मंगा के दे दें। मैंने स्ट्रेट अवे ये कहा, ज़ाहिर है मैं कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी कंपनी सिंध मेडिकल स्टोर्स, इसका कोई पहला काम नहीं है, हमारा हमेशा यही काम रहा। मैंने कहा जब मुझे मेरे हेडक्वार्टर्स, मेरे मैन्युफैक्चरर, मेरे प्रिंसिपल से में इतला मिल रही है कि प्राइवेट मार्केट को रोल आउट करें, इवन जो उनके अपने कंट्रीज़ हैं वहाँ पे भी लोग कह रहे हैं अमेरिका में जाके लगवा ली, दुबई में जाके लगवा ली,
वो वहाँ वही जो बिल्कुल हमारे ठीक वहाँ है। एज उस्मान गनी साहब, हमें ये बताएं, आपकी बातों से ऐसा लगा कि कोई जाली वैक्सीन आपको भी बेचना चाहता था, आपसे रब्ता करना और आपको उस बात पे मनाना कि आप हमसे जाली वैक्सीन खरीद लें, ये तो खासा मुश्किल काम है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होंगे जो आप जितनी रिसर्च नहीं कर रहे होंगे, उनकी इतनी स्टडी नहीं होगी, क्या वो लोग ऑर्डर कर देंगे और मंगवा लेंगे? ये कितनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है फ्यूचर में? ये पूरी दुनिया में ये, जैसे कल या परसों में टेलीविजन पे देख रहा था कि किसी चैनल में कोई खातून कह रही थी कि नमक के पानी की वैक्सीन चाइना में पकड़ी गई और ये सब, वो जिसको कहते हैं नॉर्मल स्लाइन। और ये जो चीज़ आप कह रहे हैं, मुझे कोई नहीं रब्ता कर रहा, मगर मेरे पास लोगों ने जब से ये न्यूज़ आई है कि जी एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बन गई है या दूसरी वैक्सीन बन गई आ रही हैं, तो लोगों ने अपने ऑर्डर्स हमारे पास लिस्ट करवाए और मिलियंस ऑफ डोजेस के ऑर्डर्स हैं। अच्छा, हम उनसे ये कह रहे हैं कि जब स्टॉक आएगा, जब हम आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन दे देंगे और सब चीज़ें इनलाइन कर देंगे। तो वो बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमें फलां पार्टी ने अप्रोच किया है, फलां पार्टी ने अप्रोच किया है कि जी हम आपको मंगा देते हैं। तो मैंने कहा नहीं जी, ये फेक है, आप चेक करें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि दूसरे ममालिक, जैसे मैं आपको बताऊं कि मलेशिया है, फिनलैंड है, कीनिया है, कई ममालिक इसके अलावा भी हैं जिन्होंने एक अप्रोच किया है किसी न किसी तरीके नेट से कि भाई आप पाकिस्तान के पास आ रही है, आप हमें सप्लाई कर दें। यही नहीं, लोग बाहर से भी लेने के इरादे में हैं, मगर मेरा नहीं ख्याल कि हमारा सिस्टम कमज़ोर है या कोई होगा। लोगों का जो स्पूरियस मेडिसिन की जो कोशिश करते हैं उनका सिस्टम स्ट्रांग होगा, मगर अगर लोग समझदारी से और अक्लमंदी से काम लें। जैसे मैंने एक चीज़ बताई कि कोवैक्स एक नाम है, इसके आगे पीछे के जो लिख दें आप न्यू कोवैक्स या एडवांस कोवैक्स या कोई सुपर कोवैक्स, तो दैट इज फेक। अच्छा, इन द सेम वे अगर कोई और कुछ कह दे कि नहीं जी मैं तो ये सारा काम कर रहा हूँ, मुझे तो बाहर से पता नहीं किन किन लोगों ने अप्रोच किया, जी हमारे पास पूरा सिस्टम है रिकॉर्ड का और ये सब हम बना देंगे। मैंने कहा भाई, हुकूमत हमारी, वी आर नॉट इन द स्टोन एज, हमारा मुल्क कॉम्पिटेंट है और हमारे पास पूरा प्रोग्राम है। चूंकि जाहिर है हमारे वहाँ पोलियो कैंपेन्स, टाइफाइड की कैंपेन्स हुई है, सब कुछ। कि जब इंपोर्ट होगी तो कीमत क्या रखी जाएगी? कीमतें जब तक प्रिंसिपल्स देंगे नहीं, जब तक कि ड्रैप कैसे रखेगी? और ड्रैप ऐसा नहीं है कि लोगों को बेलगाम छोड़ देगी कि लोग मेरे पास एक बहुत पहले को 15-20 दिन पहले किसी अखबार ने ये कहा था कि 20,000 रुपए का डोज लगेगा। अच्छा। तो मजबूरन मैंने उसका रिबर्टल दिया था, मैंने कहा ऐसा नहीं है, कोई भी नहीं है। और ड्रैप जो प्राइस फिक्स करेगी, जो देगी, या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगी। ड्रैप ने कहा जरूर है कि आप लाइए, मगर आपको जो उसका फार्मूला है, उस फार्मूले के ऊपर जरा ये प्रोडक्ट सेटल तो किसी भी कंट्री में पैसे से नहीं बिक रही है। अगर कोई बिक रही है तो फेक बिक रही है या किसी और लिंक पे बिक। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान गनी साहब हमारे साथ थे, रहनुमा सिंध मेडिकल स्टोर से। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब बात करेंगे एक और बहुत अहम सिलसिले की, जो कि हमारी सकाफत और तहजीब के साथ जुड़ा है। उससे मुझे बहुत अच्छा लगा, लाहौर को मोहब्बत का शहर करार दिया गया, लाहौर को जो है ना लिटरेरी शहर जो है वो करार दिया गया। 29 ममालिक शहरों में से एक शहर जो है वो अब लाहौर भी है। लेकिन चंद साल कबल अगर बात करें, पाकिस्तान के दिल लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल का सिलसिला शुरू हुआ था, जो शहर के अदब और फन परवरी की रिवायत में बड़ा ज़बरदस्त एक इजाफा था। बहुत सारे उसकी देखा देखी फेस्टिवल फिर हुए, बहुत सारे और शहरों में होने लगे। लेकिन लाहौर का अदबी मेला जो है उसकी शान और शौकत एक अपनी थी, जहाँ पे अदबी बैठक भी होती थी, सकाफत के रंग भी होते थे। कोविड की वजह से ये मामला भी मुतासिर। आप देखें कि आप जो शख्स कोशिश करता हो कि मैं हर साल एक ना एक दिन जाऊं या एक आधा सेशन ज़रूर जाके मैं जो कोशिश करता था मैं जाऊं, इस साल आप नहीं जा सकते हैं, तो मुझे खुद बड़ा ना अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है कि यार कोविड की वजह से ये मसला भी हुआ। खैर, लाहौर में 4 रोज़ा लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो आज से फिर भी शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि होगा नहीं, हो रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है। मगर इस बार कोरोना की वजह से जो अदबी मेले की रौनकें कुछ मांद पड़ जाएंगी और ये फेस्टिवल वर्चुअली किया जा रहा है, इसको बिल्कुल मनसूख नहीं किया गया, ये अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग फिर पता पूरी दुनिया से आया करते थे, जो अपनी अपनी फिर राइटिंग बड़े प्यारे सेशन होते हैं, बड़े मजे के शेयर करते थे, अपनी राय, ओपिनियन, अपनी तसानीफ पढ़ते थे। वो कलाम शायर, बजुबान शायर, मतलब अदीब और मुसन्निफ जो है वो अपनी खुद तसानीफ जो पढ़ के भी सुना रहे होते थे। तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। अमीना सैयद सारे साथ हैं, बानी हैं ये कराची लिटरेरी फेस्टिवल की और मारूफ अदबी शख्सियत हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ हैं और वक्त निकाला आपने। फरमाइएगा कि गुज़िश्ता चंद सालों की अगर बात की जाए तो लाहौर में लिटरेरी फेस्टिवल पूरी दुनिया में अपना जो है ना एक आइडेंटिटी रखता है, एक पहचान रखता है। इस बार ये फेस्टिवल वर्चुअल हो रहा है,
तो कितना फ़र्क होगा, और इसकी वजह से आप समझती हैं कि ऑडियंस बढ़ेगी या कम होगी? मेरे ख्याल में इस साल जो लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल हो रही है, लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, ये नवी है और लेकिन ये पहली वर्चुअल फेस्टिवल है जो ऑनलाइन होगी। तो इसमें यकीनन फ़र्क पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क तो ये है कि इसमें लोग पूरी दुनिया से शरीक हो रहे हैं, ख़ास तौर पे हिंदुस्तान से, जो अगर ये वर्चुअल फेस्टिवल ना होती और फिज़िकल होती तो हिंदुस्तान से तो किसी का आना नामुमकिन था। और वैसे भी दूर दूर से, जैसे फरीद ज़करिया आ रहे हैं और अलिफ शफ़क़ आ रही हैं, झुम्पा लहीरी आ रही हैं, तो मैरियन व्हीलर और ऐसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं जो मेरे ख़्याल में चूँकि वर्चुअल है तो एक ये बहुत बड़ा फ़ायदा है ऑनलाइन और वर्चुअल फेस्टिवल्स का कि आप किसी को भी चाहे बुला लें पूरी दुनिया से, और उनका मतलब ये ना ख़र्चा होता है, ना इतना टाइम लगता है। काफ़ी लोग जो आना चाहते हैं, मुझे पता है कि मैंने कोई 15 फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज़ की हैं कि बहुत लोग जो आना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से या ख़र्चे की वजह से नहीं आ सकते थे। तो एक तो फ़र्क ये है इस साल, और दूसरा ये है कि 4 दिन की है, 3 दिन के बजाय, चूँकि ये अब सारे दिन की फेस्टिवल नहीं है, ये दोपहर को शुरू होगी और शाम तक होगी। 1-2 दिन तो शाम को शुरू होके ज़रा रात तक चलेगी, तो टाइमिंग्स भी बदल गए हैं। और मेरे ख़्याल में इसमें सब्जेक्ट्स भी कुछ ऐसे हैं जो नए किस्म के हैं। तो मैं तो बहुत उम्मीद कर रही हूँ कि इंशाल्लाह बहुत कामयाब होगी ये फेस्टिवल इस साल। और देखिए, एक चीज़ और है, पिछले सालों में इनमें ये मसला हो गया था कि ऐन वक्त पे जो इनका जैसे आर्ट्स काउंसिल है, जो वेन्यू था वो ऐन वक्त पे कैंसिल हो गया था, और फिर भागन दौड़ मची, दूसरे वेन्यूज़ देखे, कभी अवारी टावर्स में किया, कुछ सेशन किए, कुछ वो फ्लैटीज़ में किए, और टाइमिंग्स चेंज की, कुछ सेशन कट करने पड़े चूँकि ऐन वक्त पे इनका वेन्यू कैंसिल हो गया था। तो इस दफ़ा शुक्र है कि इस किस्म की कोई लास्ट मिनट कोई चेंजेस नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है, बड़ी अच्छी बात है कि ये फेस्टिवल हो रहा है। आप भी लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल से खिताब कर चुकी हैं। ऐसे फेस्टिवल्स में खिताब करना, नौजवानों से बात करना, मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी के जो अफराद हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, उनका इजहार ख्याल करना, शायर के लिए, किसी अदीब के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए जो मुनफरिद सोच रखता है, ये कैसा तजर्बा होता है? सुनने वालों पर क्या असरात होते हैं? ये मुझे खुशकिस्मती से मुझे भी मौका मिला था, और रज़ी अहमद ने मुझे दावत दी थी कि मैं कुछ वहाँ स्पीकर के तौर पे आऊँ, और बहुत ही समझिए कि बहुत ही एक्साइटमेंट होता है, क्योंकि आप सामने देखें वहाँ इस कदर ऑडियंस होती है, नौजवान होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं, हर शोबे हर पेशे से लोग वहाँ मौजूद होते हैं। तो बहुत ही एक समझिए कि बहुत ही लाजवाब और बहुत ही पुरलुत्फ़ एक एक्सपीरियंस होता है कि वहाँ जाके ऑडियंस में बैठें और बातें करें और गुफ्तगू करें और पैनलिस्ट से। बिल्कुल सही, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अदब बराए ज़िंदगी। सो वो बहुत ज़रूरी है कि जो आप पढ़ते हैं, जो आप लिखते हैं, लोग वो आपकी ज़िंदगियों में रिफ्लेक्ट करता दिखाई दे। आपने कराची लिटरेरी फेस्टिवल को भी इनिशिएट किया, उसकी बानी हैं आप। आपके ख्याल में ऐसे फेस्टिवल जो हैं ये सिर्फ अदबी ज़ौक़ पैदा करने में मौसर साबित होते हैं, और या फिर ये जो अदब बराए ज़िंदगी का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी उजागर करते हैं? और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल की बात करें तो इसने लाहौर में अदबी ज़ौक़ उजागर करने में कितना अहम किरदार अदा किया? देखिए, ये लिटरेरी फेस्टिवल्स चाहे कराची में हो और या लाहौर में हो। जब मैंने कराची में मैंने और मेरे साथी आसिफ फ़रूखी, हम दोनों ने कराची लिटरेचर फेस्टिवल जब शुरू की थी 2010 में, ये पहली दफ़ा लिटरेचर फेस्टिवल हुई थी पाकिस्तान में, और हमने ऐसी 10 की, और 5 हमने इस्लामाबाद में की, एक लंदन में की,
और फिर 2 हमने अदब फेस्टिवल्स की कराची में। बिल्कुल ठीक है अमीना सैयद साहिबा, एक तासुर कह लें या ये कह लें कि एक चीज़ की तनकीद की जाती है वो है कि लाहौर और कराची के खुसूसी तौर पर जो अदबी फेस्टिवल्स होते हैं वो सिर्फ उमरा के लिए मुनक्किद किए जाते हैं। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, वहाँ पर बैठते हैं और फिर चले जाते हैं और आम आवाम का जिक्र भी नहीं होता, ना उनकी शमूलियत होती है। जबकि अगर हम 80 की दहाई की बात करें तो शायर आम लोगों में उठते बैठते थे, मुसन्निफ आम लोगों में उठते बैठते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि अदब का भी एक एलीट क्लब बन चुका है। इस बारे में ज़रा रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा जो लोग इस बारे में तनकीद करते हैं। कैफे हाउसेस होते थे। हाँ जी, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगी, क्योंकि ये हमारा तो शुरू से ये हमारा समझिए ख्वाब था, मकसद था लाहौर का लिटरेरी फेस्टिवल का भी। देखिए दोनों जो मैंने फेस्टिवल्स की हैं जो लाहौर में रज़ी अहमद कर रहे हैं ये बिल्कुल मुफ्त है और जो चाहे वो पब्लिक से जो चाहे लोग आए, कोई इसमें टिकट नहीं है, तो इसलिए इसको आप एलीट नहीं कह सकते। और साथ साथ ये भी है कि इसमें नए लोगों को भी बुलाया जाता है, ये नहीं कि सिर्फ इस्टेब्लिश राइटर्स आएँ बल्कि इसमें काफ़ी इमर्जिंग और नए राइटर्स आएँ। और इस दफ़ा आप देखिएगा कि बहुत लाहौर में भी नए राइटर्स आ रहे हैं और कराची में भी हमेशा हम इन लोगों को, नौजवानों को मौका देते हैं, प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो भी आएँ। लेकिन साथ साथ यकीनन हम जो बड़े मुसन्निफ़ हैं उनको भी बुलाते हैं, क्योंकि उनकी वजह से क्राउड आता है। और वो जब क्राउड आता है और हॉल भर जाते हैं तो फिर हम उसका फ़ायदा ये भी उठाते हैं कि वहाँ हम नौजवान राइटर्स को या शायर को या फिल्म मेकर्स हों उनको भी हम साथ, या म्यूज़िशियंस हों उनको भी हम उनको भी फ़ायदा होता है। वहाँ जो इतने लोग आते हैं, इतनी बड़ी ऑडियंस होती है। बिल्कुल ठीक है। मारूफ अदबी शख्सियत अमीना सैयद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सो एक ऐसे ख्वाब की बात करने लगे जो हम सबका मुश्तरक होता है। आपका कितना बड़ा ख्वाब है अपना घर बनाना हमजा? बहुत बड़ा ख्वाब है। आप ना बचपन से ही सोचते हैं कि जी के घर हो भी तो आप सोच रहे होते हैं कि जी मैंने अपना घर बनाना है। पता नहीं क्यों ये सोच है। हम पाकिस्तानियों में ही है या पूरी दुनिया में होगी? हम पाकिस्तानियों में ज्यादा है। अच्छा। हाँ, हम पाकिस्तानी जो है ना सारी जिंदगी पैसे जमा करते हैं 2 चीजों के लिए। वैसे तो अब बहुत सारी हो गई, गाड़ी और घर नहीं। अच्छा, मैं एक घर बनाने के लिए, दूसरा कि हज करेंगे हम, हज, और तीसरा बेटी के लिए जहेज जोड़ते हैं कि यार ये जो है ना इसको रुखसत करना है तो ये हम इसको इस सारा कुछ देके करें। बहरहाल एक ऐसे ख्वाब की बात करें जो कि कॉमन है हम सबका, अपना घर, ख्वाब से ताबीर तक का सफ़र जारी है। पंजाब काबीना का ज़बरदस्त इक़दाम है, कम आमदन वालों के लिए 4000 फ्लैट तामीर करने के तरीक़ेकार की मंजूरी दे दी गई। जी बिल्कुल। काबीना इजलास में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़र सदारत ये जो इजलास हो रहा था, LDA सिटी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के नाम पे फ्लैटों की अलाटमेंट जो है तरीक़ाकार की मंजूरी दे दी गई है उस काबीना ने। और काबीना ने LDA को अपार्टमेंट्स के लिए बैंक ऑफ पंजाब के साथ मुआहदे की मंजूरी भी दी है। ये जो मरहलावार कुछ जो है फ्लैट्स बनाए जाएंगे। तो पहला मरहला जो है इसमें LDA सिटी में 4000 अपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे और एक फ्लैट की कीमत तकरीबन 27 लाख तक होगी। अपार्टमेंट्स में 50% कोटा आवाम के लिए होगा, 20% कोटा जो है वो सूबाई मुलाजमीन के लिए होगा, 20% LDA मुलाजमीन के लिए होगा और 10% कोटा वफाकी मुलाजमीन के लिए मुख्तस होगा। जी, और इतना ही नहीं है, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सहाफ़ी और वकला बरादरी के लिए भी कोटा मुख्तस करने की हिदायत करते हुए कहा है कि सहाफ़ी और वकला बरादरी के लिए भी खुसूसी कोटा मुकर्रर करने का जायज़ा लिया जाए। आखिरी वाली जो बात हमने आपको बताई है ना, इस पे भी बात करेंगे, लेकिन इस इनिशिएटिव पे पहले बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपने सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए वक्त निकाला। बहुत ही एक अच्छा मंसूबा है, कितने अरसे में इसकी तकमील होगी और ये बताइएगा कि क्या किस्तें होंगी, कितना आसान होगा, कितना मुश्किल होगा, लोग कैसे जो है अप्लाई कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। और बहुत खूबसूरत इस टॉपिक के लिए जो इब्तदाइया आपने कहा कि पाकिस्तानी जो अगर हम देखें कि ये 3 बिगेस्ट इशू जिसके लिए पूरी जिंदगी की जो जमा पूंजी है वो इकट्ठी की जाती है, एफर्ट की जाती है, हज, वो आपको पता है कि वो भी हम उसमें कितना बड़ा इनिशिएटिव प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया। उसकी वजह यह है कि पल्स ऑफ पब्लिक और जो मेजर इश्यूज ऑफ द पब्लिक हैं या जिंदगी की
बड़ी बड़ी जो ख्वाहिशें हैं उनके ऊपर वी आर रियली कंसर्न कि हमारे लोगों की वो आसानी के साथ पूरी हो, हर एक की ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए जाए। आगे आपको पता है कि जहेज के खिलाफ मैं बिल लेके आई थी पहले, जी बिल्कुल, और देन आई रिक्वेस्टेड टू पीएम साहब एंड ही इज वेरी काइंड कि उन्होंने इस चीज को समझा। ये इतनी बड़ी लानत है कि इसकी वजह से हमारी बच्चियों की एजुकेशन रह जाती है। बिल्कुल। गरीब लोग छोटा छोटा सामान इकट्ठा करते रहते हैं, चंद बिस्तर, चंद कपड़े, चंद बर्तन, और एक पूरी आने वाली नस्ल की जो जिसने नेशन बिल्डिंग करनी है उनकी एजुकेशन, विरासत पे हक नहीं मिलता कि तुम्हें जहेज दिया था। एग्जैक्टली। और विरासत पे, और इस्लाम क्या है कि विरासत में बेटियों को हक है। आपको पता है कि हम अपना जो विरासती बिल है उसमें भी हमने इंश्योर किया है कि हमारी जो बहनें बेटियां हैं उनको उनका हक जो अल्लाह ने और हमारे मजहब ने दिया है वो मिले। तीसरी अहम बात जो आप लोगों ने की, घर, अपनी छत, हज और ये वाली चीजें तो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जहेज की लानत को खत्म करेंगे बाय लेजिस्लेशन। और आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कर भी ली हुई है इंशाल्लाह। सबसे अहम बात ये है कि देखें कल्चर जो होता है, जैसे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वहाँ पे चूंकि ये सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी इस तरह की सारी स्टेट की होती है, तो लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, वो आगे आने वाली नस्लों का सोचते हैं उतना उस तरह से नहीं है जितना हमें सोचना पड़ता है कि छत भी हो तो हम सारा कुछ कर जाएं, बिकॉज रियासत ने जिम्मेदारी माजी में ली नहीं है पिछले 70 सालों में। अभी जो हम बात करते हैं वेलफेयर स्टेट, मदीना की रियासत, उसके ये बुनियादी सतून है जिनके ऊपर हम कारबंद हैं और काम कर रहे हैं। आप गौर करें ना कि ये जो तबका जो इस वाले प्रोजेक्ट का, ये जो फ्लैट्स हैं इनका बेनिफिशरी होगा, ये किराए के घरों में रहते हैं, और ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने डिसाइड की है इसकी जो महाना साथ होंगी, वो जो एक महाना किराया तकरीबन एक गरीब आदमी को देना पड़ता है उसके लगभग होगी, ताकि वो बर्डन भी ना हो और फिर एक सर्टेन टाइम के बाद वो चीज उनकी हो जाए। और ये आपको पता है कि नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसका इफ्तिताह करेंगे, और जैसे हो गया हमारा जो एहसास प्रोग्राम है उसका ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम ये है कि ये समोए हुए है एक पीस ऑफ जो लाइफ है कि आपकी अपनी छत होगी। अब उसमें आपने जो सारी चीजें तो खुद ही बता दी, मैं जो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहले मरहले में 4000 के लगभग जो है वो बनाए जाएंगे, और इसमें टोटल जो है जो इसकी जो एक खात है वो बहुत ही ज्यादा आसान की जाएंगी। उसके लिए हमने सर्विसेज जो ली है ना बैंक इस्लामिक मॉर्गेज की जो फाइनेंस सिस्टम है उसको लेके आ रहे हैं। डाउन पेमेंट भी होगी क्योंकि लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है डाउन पेमेंट इकट्ठी करना। उसमें जी बिल्कुल कुछ तो डाउन पेमेंट होगी, बट स्पेसिफिक जैसे जो कोटा है जो हमने अलग अलग डिसाइड कर लिया हुआ है, तो उसमें फिर उस बंदे की जो आमदन है और उसकी जो कैपेसिटी है टू पे, उसके हिसाब से आसान तरीन जो है वो उसको फैसिलिटी दी जाएगी, और उसमें गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करेगी। और अल्टीमेटली हम इसकी जो फिजिबिलिटी होगी, इसकी जो प्रैक्टिकलिटी होगी वो ये होगी कि जो लोग एप्लीकेंट्स हो उनके लिए उसको लेना आसान से आसान तरीक बनाया क्या ये बिला सूद कर्जे होंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस मामले पे भी तशवीश का शिकार हो जाते हैं। और दूसरा ये भी कि टाइम पीरियड क्या होगा। होता ये कि बाप बेचारा जो है वो घर बनाना शुरू करता है और उसको नसीब नहीं होती वो छत अपनी, और औलाद जो है उसके हिस्से में खुशनसीबी हो तो आ जाती है। वरना इस्लामाबाद में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे प्लॉट्स तो अलॉट हुए हुए हैं लेकिन नस्लें गुजर गई हैं, आज तक वहाँ घर बनाना नहीं नसीब हुआ लोगों को। देखिए वो जो प्राइवेट सेक्टर या बाकी चीजों हैं उसको इसके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल जिस दिन इनको इसकी मिल जाएगी मलकियत, तो ये तो घर उन्हीं का ही होगा। किससे जितनी भी किस्तें हमने बनानी है फरा लोगों की अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से कि वो दे पाएं, और अगर हम किस्त ज्यादा रखेंगे तो फिर वो जल्दी खत्म हो जाएगी। और इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी भी रखेंगे कि अगर किसी की एक ही प्रोजेक्ट के अंदर अगर किसी की पेइंग कैपेसिटी के हिसाब से भी उसको किया जा सकता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि ये इस्लामिक जो सिस्टम है बैंकिंग का उसको इसके लिए लाएंगे, तो इसलिए ये बिला सूद ही होंगे, इसमें सूद नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक और मसला जिस तरह से जी एक मुसर साहब, इसमें एक और मसला ये है कि जो शख्स कहीं पे नौकरी कर रहा होगा सिर्फ वही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ख़वातीन के लिए भी बता दीजिएगा क्या उम्र की हद रखी गई है, क्या कोई शख्स जिसकी मिल्कियत में कोई प्लॉट, कोई दुकान, कोई चीज़ है वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है या नहीं? देखिए ये इसमें जो क्राइटेरिया है वो जब हम लोग अपने फॉर्म लॉन्च करेंगे इसकी इनॉग्रेशन के बाद उसके ऊपर सारा मेंशन होगा कि हु इज एलिजिबल फॉर दिस। और दूसरी
जहाँ तक रहेगी बात कि ऑफ कोर्स ये उनके लिए तो नहीं है ना कि जिनके नाम पे पहले कोई प्रॉपर्टी और जायदाद है, इसका तो फिर मतलब ये होगा ना कि मैं ही 4 अपार्टमेंट बुक करा लूँ और फिर वो मैं आगे किराए पे दे दूँ, तो इसलिए इस पे तो बहुत कड़ी स्क्रूटनी होगी। ऐसे नहीं होगा कि जिनके के नाम पे अराजी भी है, ये तो होमलेस लोगों के लिए ये मंसूबा है, जिनके पास अपनी छत नहीं है, दो टुकड़े भी 2 गज जमीन भी नहीं है, तो ये तो प्रायोरिटी है ही उन्हीं के लिए। अदरवाइज तो आपको पता ही है कि इस मुल्क में क्या होता है। यहाँ पे 20 प्रोग्राम में से भी हमने 9 लाख का डेटा फारिग किया जो फेक था, और वो जो अरबपति, तो मैं नहीं कहूँगी करोड़पति, लाखपति लोग जो है वो ले रहे थे एक गरीब आदमी का, जो उसके लिए 2000 बहुत मायने रखता है, और इनके लिए तो 2000 शायद ये लोग टिप की शक्ल में दे देते हो। तो हम इस चीज को इंतहाई जो मेरिट, शफाफियत, ट्रांसपेरेंसी कि जिनके लिए ये मंसूबा आया है उसके अल्टीमेट बेनिफिशियरी वही हो, हकदार तक उनका हक पहुंचे। इट्स नॉट फॉर द पीपल जिनके नाम पे दुकानें हैं, जिनके नाम पे अपने घर हैं, ऑलरेडी अपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने जो वकला और सहाफ़ी बिरादरी की बात की है वो किस दर्जे अंडर कंसिडरेशन है और वो कहाँ तक? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल बजा। देखें आपकी जो सहाफ़ी हमारे जो भाई हैं एंड बिल्कुल वकला हजरात, अब ये कुछ ऐसी कम्युनिटीज बन गई हुई है कि सहाफ़ी का नाम आने का मतलब यही समझा जाता है सारे 50-50 लाख रुपए सैलरीज नहीं लेते, और यहाँ पे ऐसे भी हैं। और जब हमने सेहत इंसाफ कार्ड, खैर अब तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको पता है कि टोटल पंजाब की पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल उसी तरह हम लोग करने जा रहे हैं जैसे केपी में हुआ, लेकिन सबसे पहले जो मैंने भी आवाज उठाई थी और हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा ने इससे एग्री किया था और सीएम साहब ने भी, कि हमें टोटल जो भी मीडिया हाउसेज हैं या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट या जो प्रेस क्लब वगैरह की यूनियंस हैं, उनसे सबका डेटा लेके सबसे पहले हमें इनको देना चाहिए स्टार्स को, जो हमारे, और आगे इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हमारे ये जो देखें ना जो लेजेंड्स होते हैं, जब मुझे सबसे ज्यादा जो बुरी बात लगती है या दिल खराब होता है कि दे आर लाइक स्टार्स, उन्होंने सर्व किया होता है जैसे द पीपल लाइक यू, और फिर ऑल ऑफ सडन जब उनका बुढ़ापा आता है तो हम देखते हैं कि वो होमलेस हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए स्टेट ऑन ही नहीं करती कर रहे होते हैं, और नहीं स्टेट ऑन करेगी इंशाल्लाह ताला। अब उनकी ट्रीटमेंट तो कंफर्म हो गया ना कि हम पूरी टोटल पॉपुलेशन को देंगे, हर तरह की क्रॉनिक डिजीजेस की भी, इंक्लूडिंग कैंसर एंड हेपेटाइटिस सी, जिन पे ज्यादा पैसे की लागत आती है। फिर उसके साथ अगले फेज में, अभी तो ये देखें, अभी तो ये शुरुआत है, अल्टीमेटली इसका जो हमजा एंड फरा, इसका जो इम्पैक्ट आएगा ना, जब ज्यादातर लोग बेनिफिशियरी होते जाएंगे ना, देन पीपल विल फील गुड एंड रिलीफ, महसूस करेंगे कि जो हम बातें करते थे उनमें हकीकत क्या है। अभी ये हमारे फर्स्ट जो इनिशियल वाले प्रोग्राम्स हैं, अभी ये फर्स्ट है, इंशाल्लाह उसके बाद इससे अगला मंसूबा आएगा, फिर उससे अगला आएगा, और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। जी बिल्कुल जी, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। पीएसएल की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कर लेते हैं। और आज हम थोड़े से ग्रीन भी बने हुए हैं ना, पीएसएल आ रही है, पाकिस्तान का जो है हम थोड़ा सा कलर दिखा रहे हैं। और एक बड़ा मसला आया, मैं कंफ्यूज हो गया जब मुझे टिकट्स का पता लगा क्या कि पता नहीं टिकट्स कैसे मिल रही हैं। मैं अगर टिकट लेने जाऊं तो मैं कितनी टिकट्स ले सकता हूं, अकेला लेने जाऊं तो क्या अकेली टिकट मिल भी सकती है, नहीं मिल सकती है। 2 रोज बाद मैचेस शुरू हो रहे हैं, कराची किंग्स का कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच है, बड़ी कंफ्यूजन थी मुझे। अच्छा, लेकिन ये कंफ्यूजन वाकई सामने आ रही है कि छठे एडिशन में 2 रोज बाकी हैं, ऑनलाइन फरोख्त टिकटों की हो रही है, बहुत सारे हमारे क्रिकेटर्स हैं वो भी आ गए हैं, लेकिन जैसे ये हमजा कह रहे हैं, मुझे इसमें अच्छी बात ये लगी कि हमजा कम से कम ब्लैक में टिकट नहीं खरीदने पड़ेंगे। आपको याद है ना, आप लेने जाएं टिकट तो पता चलता सब सोल्ड आउट हैं, और अब आप जो है ना वो फलानी जगह से जाके तो ब्लैक में टिकट जो फर्ज की 800 रुपए का है तो वो जाके आप 2500 रुपए का ले और मैच देखें। अच्छा, हाजिरी का भी जो मामला है वो अब पूरी नहीं होगी ना, ग्राउंड फुल नहीं किया जाएगा, मुख्तलिफ वो रखे गए हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे, इरफान ज़हीर हमारे मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, वो हमारी कुछ कन्फ्यूजन दूर करें। इरफान, अस्सलाम वालेकुम। इरफान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या मामला है, मैं अकेला टिकट लेने जाऊँ मुझे टिकट मिल जाएगा, ऑनलाइन करूँ मुझे किस तरह टिकट मिलेगा, कितने टिकट्स मैं ले सकता हूँ? पीसीबी ने बेसिकली परसों एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है जिसमें उन्होंने मेथड भी बता दिया और पोर्टल भी उन्होंने इशू कर दिया है। वेबसाइट आप सब जानते हैं, उस पर जाके आप कर सकते हैं। उसमें एक एनएससी पे एक टिकट मिलेगी और फिर एक सेकंड पोर्टल दिया जिसमें आप अपनी अगर फैमिली बच्चे हैं आपके साथ जिनका एनएससी नहीं है तो फैमिली टिकट भी आप परचेज कर सकते हैं। और पहले मैच की तो एक दिन में टिकट बिक चुकी है क्योंकि 20% स्पेक्टेटर्स अलाउ होंगे, तो उस लिहाज से जो पहला मैच है कराची का उसमें बिक जाएंगी, एक दफ़ा ये शुरू हो जाए तो 20%। लेकिन हमजा को तशवीश इस चीज़ की है कि ये अकेले नहीं जा सकेंगे, उनको लग रहा है कि शायद ये कदगन है या ये शर्त है, जैसे मॉल्स में एंट्री के लिए शर्त है कि
भाई अगर लड़के अकेले हो तो साइड पे हो जाओ, साथ में प्रेफरेंस हाथ में ये लेकर सुनने में बिल्कुल चीज़ आ रही है कि प्रेफरेंस वो दी जा रही है फैमिलीज़ को या दूसरे, क्योंकि 20% ऑलरेडी लिमिटेड स्लॉट है, तो उस चीज़ को प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा दी जा रही है। शायद ग्रेजुअली आगे बढ़ते चले जाएं तो फिर वो देखना पड़ेगा क्योंकि पहले मैच में आपको पता है ओबियसली हाइप ज़्यादा होती है और हर बंदे की कोशिश होगी जाके पहला मैच देखें, क्योंकि नेक्स्ट जो मैचेस आएंगे फिर आगे वीकडेज आ जाएगा, ये वीकेंड है, तो शायद वो स्लॉट जब कम होगा तो फिर जो अकेला भी इंडिविजुअल जाना चाहेगा उसके लिए पॉसिबिलिटी होगी। NIC पे एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर मैं अपना टिकट ले सकता हूँ और अपनी फैमिली का टिकट उसका पोर्टल इन्होंने सेपरेट दिया है, अच्छा ऑप्शन दे दिया ना, अगर आपने इंडिविजुअल लेना तो आप अपने, और अगर मैं अपने साथ इरफान का टिकट लेना चाहता हूँ तो मुझे नहीं मिलेगा? इरफान आपको वैसे ले जाएगा। मैं इरफान को ले जाना चाह रहा हूँ, मतलब कि मैं अपने भाई का टिकट लेना चाहता हूँ तो वो मुझे नहीं जी, मिलेगा। वो मैं बता रहा हूँ ना कि उसके लिए सेपरेट पोर्टल है कि आप फैमिली के लिए हैं, कितने आप मेंबर्स हैं उसके लिए आप उधर अप्लाई करेंगे तो फिर उसमें आपको रिस्पांस मिलेगा। अगर तो इफ द सीट्स आर वेकेंट तो फिर आप उसमें, वैसे मैं ये बात जाने नहीं दूंगा, इरफान ने ऑन एयर मुझे ये ऑफर कराई है कि मैं आपको साथ ले जाऊंगा, मैं और फराह अब इरफान के पीछे लग जाएंगे कि अब आप हमें साथ लेके जाएं। जी जी। अच्छा जी, मैचेस कैसे होने लगे हैं? बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, क्रिस गेल हमें इस दफा फॉर्म में नजर आएंगे, सरफराज उनकी जगह तो फफ डुप्लेसी आ चुके हैं ना, उनकी रिप्लेसमेंट आ चुकी है, फफ डुप्लेसी उनकी जगह पे कोटा को ज्वाइन कर चुके हैं। अच्छा हाँ, वो नहीं आ रहे, तो इसमें अच्छी चीज़ है कि कई नए लोग आ रहे हैं, कई जैसे मिलर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, मिलर भी लेटर ऑन ज्वाइन कर लेंगे, तो एक अच्छा कम्बिनेशन है हमारे पास अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स का और फॉरेन प्लेयर्स का। मगर लेट ज्वाइन करेंगे, वो लेट ज्वाइन करेंगे, साउथ अफ्रीका में जी अपना चल रहा है, जी उनकी सीरीज है, तो उसके बाद वो जैसे खत्म होगी तो ही विल ज्वाइन अगेन। जिस तरह तो लास्ट मैच में उन्होंने धुआंधार इनिंग्स खेल छोड़ी थी, किलर मिलर किलर बन चुके तो थे। बाबर आजम के आने से मुल्तान को कितना जो है फेवरेट हो गई वो उसमें, हाँ? रिजवान कप्तान हो गया, रिजवान के कप्तान। जी जी, वो बिल्कुल एक अच्छा डिसीजन है, लेकिन उसमें मेरा मानना ये है कि आपको इतना अब्रप्ट नहीं करना चाहिए था। आपने पहले कितने पूरे साल से अनाउंस किया हुआ था और शान मसूद को पूरी हाइप दी हुई थी और ये हमारा बेस्ट है। आपके कोच एंडी फ्लार्क का भी मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा जी पूरे स्ट्रक्चर के अंदर ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और बड़ा अच्छी इसकी गेम अवेयरनेस है। और टूर्नामेंट शुरू होने से आप 2 दिन पहले अनाउंस कर दें कि जी वो इंस्पायर हो गए हैं, आप हाल दो कि उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, उसने जैसे PCB ने सुपरमैन का उनको टाइटल दिया है, सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन ये एक मोराल बिल्डिंग या उसके लिए बड़ी एक चीज़ ज़रूरी होती है कि आप टीम को भी लेके चलें। तो यही मामला में कराची में कैसा नज़र आ रहा है? अगर इसी चीज़ को देख लिया जाए, रिजवान की कप्तानी है, वहाँ पर इमाद वसीम है और साथ बाबर आजम मौजूद हैं, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बड़ी दफ़ा डिस्कशन एक हो चुकी है कि कभी किसी भी फ्रेंचाइज के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर ये नहीं होता कि जो आपकी कंट्री का कैप्टन है उसको फ्रेंचाइज कैप्टनसी ना दे। ये किसी भी कंट्री में, आप जिस इंडिया में देख लें, विराट को देख लें, या इवन रोहित शर्मा उनके वाइस कैप्टन भी रहते हैं, तो किसी भी कंट्री के अंदर ये पॉसिबिलिटी नहीं नजर आती। बट ये बड़ी वेयर्ड चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कोई 6 टीमों के अंदर से कोई भी बाबर आजम को इस कैलिबर का नहीं समझ रही कि उसको कैप्टनसी देनी चाहिए। तो ये एक बड़ी, ये भी तो हो सकता है बाबर कराची के अलावा कहीं खेलना नहीं चाह रहे हैं और कराची मतलब अपने कप्तान के साथ ही जाना चाह रही है, जिसने जितवाया। एक तरफ रिजवान जो है उसको उन्होंने दे दिया तो वो हमें बुरा लग रहा है, लेकिन बाबर को अगर दें तो वो हमें अच्छा लगेगा। इस टाइम पे अगर अनाउंस करते हैं, PCB की भी देखें इंटरफेरेंस समहाउ फ्रेंचाइजीज के साथ होती हैं। आपने देखा कि पहले सीजन के अंदर अजहर अली तो T20 खेलते ही नहीं थे, तो लाहौर कलंदर ने जब अपनी पिक सारी की तो उन्होंने कहा हमारे पास तो कैप्टन ऐसा कोई नहीं है, तो उन्होंने PCB की रिकमेंडेशन के ऊपर अजहर अली को कैप्टन रख लिया T20 का, और सब ने बड़ी बात की कि अजहर अली तो T20 नहीं खेलते। तो आपकी जो कंट्री का तीनों फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है कैप्टन, उसको आपने उसको आप किसी फ्रेंचाइज ने नहीं कैप्टन लिया। आप पिक के अंदर कर सकते थे। अगर लेट्स सपोज कराची जाना चाहता है एज ए कैप्टन, उसी के साथ हिमात के साथ उन्होंने चले टाइटल भी जिताया है, तो कोई और फ्रेंचाइज भी पिक कर सकती थी, नेगोशिएशन की जा सकती थी PCB के एंड के ऊपर भी, कि उनकी भी इंटरफेरेंस इसमें होती है कि उसको लेना चाहिए किसी को एज ए कैप्टन। बट बड़ी स्ट्रेंज बात है, हो सकता है बाबर खुद भी थक गए हों कैप्टन खेल के, अब वो चाह रहे हैं यार एज प्लेयर जो है वो मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी सीट मिल जाए, कोई नहीं छोड़ता। एज प्लेयर थोड़ा सा वो ओवरशैडोड नहीं रहे थे जब कैप्टन थे, तो हो सकता है कि वो चाह रहे हो कि अब मैं जरा अपना बैट्स के जोहार दिखाऊं। नहीं, वो तो फ्रेंचाइज उनको कप्तान नहीं बना रही है, वो क्यों नहीं चाह रहे होंगे? खैर वो खेलना चाह रहे हैं, उनके अंडर भी ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, अच्छी चीज़ ये है कि उन्होंने जिस तरह जिताया उन्होंने फाइनल, तो मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह की विकेट की कंडीशन थी, उनकी जगह पे कोई और प्लेयर होता तो शायद सस्टेन ही ना कर पाता, तो वो सिंगल हैंडली उन्होंने रन चेस किया। लेकिन एक चीज़ उनकी जो हमने देखा कि T20 और टेस्ट के अंदर नज़र आ रहा है कि सम हाउ प्रेशर बाबर पे आना शुरू हो गया। जिस तरह के वो फ्लोइंग गेम खेलते हैं अपनी, वो बिल्कुल
एब्सोल्युटली सुपर्ब इनिंग्स होती है हमेशा, हम कहते हैं फ्लॉलेस इनिंग्स जिसे कहा जाता है, तो हमने देखा कि कहीं ना कहीं वो शैटर्ड हो रही है। अच्छा, मैं बाबर को लेके बहुत ज्यादा जो है ना बायस्ड हूँ, मैं मानता हूँ ये, मैं बायस्ड हूँ। उन्होंने बड़े अच्छे शॉट्स खेले थे आखिरी मैच में। खैर बाबर से हम बाहर निकलते हैं, हम बाकी बात करते हैं। आपकी कोई फेवरेट टीम है या पेपर पे हमें बता दें कि पेपर पे कौन सी टीम आपको स्ट्रांग लग रही है कि ये जीत सकती है, फाइनल में जा सकती हैं 2 टीम? देखिए इस दफ़ा ना टीमें मुझे जो नज़र आ रहा है काफ़ी बैलेंस है सारी। कई दफ़ा होता था कुछ बहुत अच्छी होती थी, कुछ कहीं की पिक बहुत ऑड होती थी, तो इस दफ़ा सारी टीमें बहुत बेहतर नज़र आ रही हैं। लाहौर कलंदर की पिक अच्छी है, फिर मुल्तान सुल्तान की अच्छी है, और उसके अलावा कोयटा की टीम भी अच्छी नज़र आ रही है। तो ये 2-3 टीमों का कम्बिनेशन अच्छा नज़र आ रहा है। बट ओबियसली एडवांटेज कराची को फिर होगा कि क्योंकि वो चैंपियन है, ज़्यादा मैचेस पहले वो उधर खेलेंगे। लेकिन लाहौर के अंदर का एक एडवांटेज उनको एंड में मिलेगा कि उन्होंने पहले भी जो लास्ट सीज़न गुजरा उसमें लाहौर में मैचेस जो सारे जीते चले गए, ठीक है, वो आपने देखा होगा कि वो लाहौर उनको बहुत सूट करती है विकेट। तो सेकंड जो हमारा हाफ आएगा इस टूर्नामेंट का वो हम देखेंगे वो लाहौर में आ जाएगा 10 मार्च से। तो उसमें सारे मैचेस जब लाहौर में होंगे तो अगर वो मोमेंटम गेन करते हैं, उनके प्लेयर, उनके बॉलर और बैट्समैन भी इधर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो ये उनके लिए अच्छी साइन है। T20 वर्ल्ड कप के लिए ये PSL कितनी अहमियत की हामिल है? इस लीग से हमें क्या कोई नए चेहरे भी मिल सकते हैं? और मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, हमने मिडिल ऑर्डर देखा, हमारा फ्लॉप हो गया, हमें मानना ही है कि हमारा फ्लॉप हो गया। क्या इफ्तिखार अहमद फिर PSL में थोड़ा सा परफॉर्म करेंगे तो वही हमारा मिडिल ऑर्डर होंगे या मलिक और हफीज की जगह बन सकती है? देखिए ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम किसी 1-2 इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर जो टीवी पे नज़र आती है हम उसको टीम में इंडक्ट कर लेते हैं। मेरा मानना ये है कि आपका जो T20 वर्ल्ड कप है इंडिया में हो रहा है उसमें आपको शुएब मलिक की भी बहुत सख्त ज़रूरत है जितनी आपको मोहम्मद हफीज़ की है, क्योंकि आपके दोनों ऐसे सीनियर प्रोज हैं कि जो आपको, और आपने ऑब्वियसली चांस दे के देख लिया है, इवन आपने न्यूजीलैंड में भी दिया, इधर भी दिया, आपने देखा कि आपके यंगस्टर मिडिल ऑर्डर में परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इवन टॉप ऑर्डर में भी नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आपको सीनियर प्रोज चाहिए जिनके पास एक्सपीरियंस, और ये जो इंडिया की पिचेज हैं वो समहाउ पाकिस्तान से भी ज़्यादा डेड पिचेज हैं, ठीक है। बॉल टर्न होती है, लो बाउंस होती है, तो इन दोनों से इन कंडीशन के ऊपर अच्छा कोई नहीं खेल सकता। फिर इसी तरह बॉलिंग की भी बात कर लें तो आपको वर्ल्ड कप के लिए मोहम्मद आमिर भी चाहिए, आपको वहाब रियाज भी चाहिए, क्योंकि आपने देखा जो हारिस रऊफ का हाल हुआ है। इवन तो उन्होंने न्यूजीलैंड में कुछ अच्छी बॉलिंग की थी बट समहाउ उस तरह नहीं की थी जिस तरह करनी चाहिए थी। तो ये आपको 2 सीनियर प्रोज हर सूरत में चाहिए अगर नहीं। और तीसरी इंडक्शन ऑलरेडी हो चुकी है हसन अली की, जिस तरह उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग के अंदर परफॉर्म कर दिया, तो मेरा ख्याल है ये 3 बॉलर्स के बगैर जाना बहुत ज़्यादती होगी। और अगर आप ये सीरियस हैं इस मोटिव के साथ कि हमने वर्ल्ड कप के चैंपियन बनना है तो ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इरफान, हमें आप ये भी बताएं, आपने कुछ क्रिकेटर्स की बात की, लाइफलाइन नहीं मिल गई है वकार यूनुस साहब को और मिसबाहुल हक साहब को, क्या ये बात दुरुस्त है या अभी सिर्फ जराए की बात ही है, कुछ भी हो सकता है? खतरा टल गया? हाँ, काफ़ी हद तक खतरा टल गया, क्योंकि वो एक ही ऑप्शन थी कि ये आपके पास सीरीज़ है कुछ कर दें। उनको भी इन पे उम्मीद तो नहीं थी क्रिकेट कमेटी को कि ये कुछ कर पाएंगे। अब देखे ना, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि जब परफॉर्म नहीं होता तो कमेटी में जाके कह रहे हैं लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया, हमने तो बड़ा अच्छा गाइड किया था। नसीम शाह को भेजते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने लड़के जीत गए तो उन्होंने कहा जी देखा हमने कितनी ज़बरदस्त कोचिंग की। भाई इन बहुत केसेस आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना सीखें, थोड़ा सा अपना करिश तो दिखाएं, अपना बताएं तो सही कि जी हम इसको ऑन करते हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट है कोई ऑन नहीं करता। की प्लेयर्स जो इरफान को लगते हैं कि की प्लेयर्स हैं, मुझे जो की प्लेयर लगते हैं कि जो शायद स्टार बन के इस दफ़ा सामने आएंगे, मैं बताता हूँ लाहौर कलंदर से मुझे सुहेल अख्तर से बहुत ज़्यादा उम्मीद है। एक मैं नाम लूँ तो बाकी कई नाम हमारे सामने। आपके की प्लेयर्स कौन से हैं कि ये की प्लेयर्स हो सकते हैं टीम्स के लिए? देखिए कुछ सब प्लेयर्स के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे PCB ने भी कह दिया है कि यही जो लड़के में PSL के अंदर परफॉर्म करेंगे, इन्हीं लड़कों को हम लेके चलेंगे वर्ल्ड कप के लिए। तो सबकी कोशिश होगी, क्योंकि सीनियर को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ठीक है। हफीज़ का अपना मसला हो गया, शुएब मलिक को चांस नहीं दिया गया, वहाब रियाज को ड्रॉप कर दिया गया, आमिर को भी ऑब्वियसली हमें सब पता है। तो ये जितने जूनियर के लिए मसला है उतने ही सीनियर के लिए भी मसला है, कम बैक करने के लिए भी। और मेरा ख्याल है कि की प्लेयर सबसे ज़्यादा बैटिंग के अंदर आपको देखना पड़ेगा मोहम्मद हफीज़ को, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म उनकी चलती आ रही है वो परफॉर्म करेंगे। बॉलिंग के अंदर आमिर भी हैं, वहाब भी है, और शुएब मलिक को मैं देखना चाहता हूँ कि ओबियसली लास्ट टाइम बड़ा अच्छा करे थे। और हैदर अली, क्योंकि PSL में जितने भी आपके सीजन गुजरे हैं आपको PSL ने सिर्फ एक बैट्समैन दिया, वो हैदर अली है। तो अगर ये प्रूव कर गए तो अनाओं का क्या होगा? फिर सेटल हो जाएगा मामला। क्या बात है। नहीं, उसका एक आसान तरीका भी ना, यस सर करे तो यस सर करे तो वही ना, अनाओं का क्या होगा? अपनी अना मारनी पड़ेगी। मामला जो है उसे परफॉर्मेंस करनी है, अनाओं का भी है। इरफान चलें, होप फॉर द बेस्ट। इरफान बहुत शुक्रिया, आप आए PSL पे हमने बात की है। और टिकट अगर अभी तक आपने नहीं ली, पहले मैच की आप नहीं ले सकते, अगले मैचेस की बुक करवा लें। हम दोनों को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।